वेलकम टू डेज विथ माय स्टेप सिस्टर सीजन 2। वह सीजन 2 की स्टोरी सीजन 1 जहाँ एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट हुआ है, जहाँ सीजन 1 के एंड में साकी और यूता ने फाइनली एक दूसरे से अपने दिल की बात कह दी। और यार इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और जब यूता ने अपना फोन चेक किया उसे माया का मैसेज दिखा जिसमें लिखा है कि आने वाले 21 को मेरा बर्थडे है और ये वही लकी दिन है जिस दिन मैं अर्थ पे आई, इसलिए इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए मैं बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और मुझे पता है मैं ये काफी जल्दबाजी में इन्फॉर्म कर रही हूँ, इसलिए तुम्हें गिफ्ट वगैरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आओ। और यार माया का ये मैसेज पढ़ने के बाद यूता थोड़ा सरप्राइज्ड है क्योंकि उसके हिसाब से शायद कोई खुद का बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं करता है बल्कि उसके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स उसे सरप्राइज बर्थडे पार्टी देते हैं। बट हाँ, सिंस यूता ने कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है और ना ही किसी को इन्वाइट किया है, इसलिए उसके हिसाब से उसे इस बारे में कुछ कहने का बिल्कुल हक नहीं है। और साथ ही यूता के मन में ये भी चल रहा है कि सिंस मैं सिर्फ और सिर्फ साकी की वजह से माया को जानता हूँ एंड कभी कभार ही हमारी बातें हुई हैं, तो फिर आखिर क्यों माया मुझे इन्वाइट कर रही है। एंड ये सब सोचते हुए जब यूता ने थोड़ा और मैसेज पढ़ा उसमें लिखा है कि साकी भी बर्थडे पार्टी में आने वाली है और ये देखते ही यूता के मन में सबसे पहला ख्याल यही आया कि क्या माया को उसके और साकी के बीच सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका है। बट थोड़ी देर सोचने के बाद यूता को ये भी रियलाइज हुआ कि हो सकता है कि माया ने सिर्फ और सिर्फ उसे साकी के बड़े भाई के तौर पर इन्वाइट किया है। और हाँ, यूता के मन में ये भी चल रहा है कि जब उसने शिंजो और यूकी को साथ में देखा था तो उसे काफी जेलसी फील हुई थी और शायद अभी भी जब भी वो किसी लड़के को यूकी के साथ देखता है उसे थोड़ी जलन फील होती है, इसलिए वो सोच रहा है बर्थडे पार्टी में जब वो शिंजो से मिलेगा तो आखिर उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। और हाँ, सिंस लास्ट टाइम वाटर पार्क के ट्रिप से हटकर इस बार सभी कैजुअल यूनिफॉर्म में होने वाले हैं, इसलिए माया ने यूता को ये भी इन्फॉर्म कर दिया कि तुम और साकी अच्छे से ड्रेसअप कर लेना। और यार ये चीज यूता के लिए पार्टी में जाने से भी बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि उसके हिसाब से उसे फैशन का जरा भी सेंस नहीं है और उसका स्टाइलिंग एक एवरेज हाई स्कूल स्टूडेंट से भी खराब है। इसलिए यूता को लग रहा है मानो वो किसी जंग में जा रहा है, जिसके लिए उसने सबसे पहले यही डिसाइड किया कि उसे थोड़े फैशन मैगजीन पढ़ लेना चाहिए ताकि वो जंग में जाने से पहले अपने एनिमी को अच्छे से जान ले। और साथ ही उसे ये भी पता है कि सबसे बेस्ट यही रहेगा कि वो इस बारे में साकी से एडवाइस ले ले। यूता को लग रहा है कि शायद माया ने ये चीज पहले से प्लान किया था। और ये सब सोचते हुए जब यूता लिविंग रूम में आया उसे यहाँ साकी नहीं दिख रही है और सिंस उसके फादर साकी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं और ना ही अकेले ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, इसलिए अभी वो डाइनिंग टेबल पर इन दोनों का वेट कर रहे थे। बट सिंस यूता यहाँ आ चुका है इसलिए यूता और उसके फादर ने बातें करते हुए ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया। और बातें करते हुए यूता को भी रियलाइज हो रहा है इस साकी की मदर से शादी करने के बाद उसके फादर काफी चेंज हो चुके हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। और बातें करते करते यूता अपने फादर से ये भी जानना चाह रहा है सिंस साकी की मदर काफी स्टाइलिश और गुड लुकिंग है तो क्या आपको उनके साथ खड़े होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड ये सुनकर ताइची का कहना है तुम्हें मैं बता दूं मैं हमेशा हैंडसम और स्टाइलिश दिखता हूँ। एंड अपने फादर की ये बात सुनकर यूता एक नॉर्मल लड़के की तरह स्माइल कर रहा है। बट हाँ, ताइची ने आगे उसे ये भी बताया कि सिंस मेरा जॉब इको से काफी अलग है इसलिए मैं अपने लुक और स्टाइल पर उतना ही ध्यान देता हूँ जितना जरूरी है। और मे भी अगर मेरा प्रोफेशन भी इको जैसा होता तो शायद मेरा स्टाइल और लुक डिफरेंट हो सकता था। एंड इनकी ये सारी बातें सुनकर यूता ये भी जानना चाह रहा है कि जब अकीको के जॉब पर बाकी सारे लोग मेनली मेल उसे देखते हैं तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड यूता का ये क्वेश्चन सुनते ही पहले तो ताइची ने थोड़ी देर सोचा, फिर उनका कहना है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, जब मैं स्टूडेंट था तब इन सब चीजों से मुझे काफी फर्क पड़ता था, लेकिन जैसे ही मैंने फुल टाइम जॉब करना स्टार्ट किया मेरी प्रायोरिटीज भी चेंज हो गई और अब मुझे इन सब चीजों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। एंड इनकी ये सारी बातें सुनकर यूता भी समझ रहा है कि आखिर ताइची कहना क्या चाहते हैं। एंड ताइची का ये भी कहना है मैं समझ रहा हूँ एज अ टीनेजर तुम आखिर किस दौर से गुजर रहे हो, मुझे पता है बाकी लोगों से अलग दिखने के लिए तुम काफी न्यू चीजें ट्राई करना चाहते हो। एंड ये सारी चीजें जब मैं स्कूल में था तो मेरे साथ भी हुई थी। और यार ये सब कहते हुए ताइची ने ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट कर लिया है, जिसके बाद वो अपने जॉब के लिए निकल गए। और वहीं टाइम देखते हुए यूता सोच रहा है कि अगर साकी अभी नहीं उठी तो वो स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। और यार अभी यूता साकी को उठाने जा ही रहा था कि तभी उसे गेट खोलने की आवाज सुनाई दी और अभी उसके सामने साकी पजामा में खड़ी है। एंड उसके एक्सप्रेशन से साफ है उसे भी रियलाइज हो चुका है कि उसे उठने में काफी देर होगी, इसलिए जल्दबाजी में वो यूता से बिना कुछ कहे बाथरूम की तरफ चली गई। और यार वहीं दूसरी तरफ सिंस से पहली बार जब यूता ने साकी को इस हाल में देखा है इसलिए उसका दिल काफी जोरों से धड़क रहा है। बट हाँ, सिंस साकी अभी बिजी है इसलिए यूता उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा है। और थोड़ी देर बाद फाइनली साकी भी स्कूल के लिए रेडी होने के बाद लिविंग रूम में ब्रेकफास्ट करने के लिए आई। एंड उससे बातें करते हुए यूता को पता चला कि सिंस साकी कल देर रात तक माया से बातें कर रही थी इसलिए उसे उठने में काफी लेट हो गया। एंड ये सुनकर यूता को साकी का मैसेज भी याद आया। एंड साकी की ये बात सुनकर यूता का कहना है मुझे यकीन है कि तुम्हें पता ही होगा कि माया ने बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया है, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। एंड यूता का ये क्वेश्चन सुनकर पहले तो साकी थोड़ी देर के लिए फ्रीज हुई, बट उसका कहना है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। जाहिर है कि मैं माया के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ और यूता को भी साकी के साथ माया के बर्थडे में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सिंस वो माया को अच्छे से नहीं जानता है और साथ ही माया ने कहा था तुम्हें गिफ्ट वगैरह के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे खाली हाथ जाना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। एंड ये सुनकर साकी का कहना है कि तुम्हें गिफ्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। बट यार सिंस यूता ने अभी भी किसी लड़की को गिफ्ट नहीं दिया है इसलिए उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है लड़कियों को क्या गिफ्ट देना चाहिए। एंड ये चीज जब साकी को पता चली तो वो भी काफी सरप्राइज्ड है। साकी को भी रियलाइज हो रहा है सिंस ये यूता के लिए पहली
पहली बार है जब वो किसी लड़की को गिफ्ट दे रहा है, तो उसका इतना चिंता करना शायद लाजमी ही है। जिसके बाद यूता साकी से गिफ्ट सेलेक्ट करने के लिए साथ में चलने के लिए पूछ रहा है एंड साकी को भी इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, ये भी सच है कि अगर इन दोनों को साथ में शॉपिंग करते हुए स्कूल से किसी ने देख लिया तो लोग इनके बारे में काफी बातें करेंगे। इसलिए यूता का ये भी कहना है क्यों ना हम दोनों शॉपिंग के लिए एज अ सिबलिंग जाएं, क्योंकि काफी सिबलिंग्स साथ में शॉपिंग करते ही हैं। लेकिन साकी यूता के साथ सिबलिंग की तरह शॉपिंग करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है और साथ ही वो इस चीज का स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहती कि आखिर लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। और इस चीज के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है कि ये डेट है या फिर कुछ और। बट हाँ, सिंस हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो जाहिर है ये हम दोनों के लिए काफी रिलैक्सिंग होगा। एंड यार इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और अभी यूता कह सकते हैं अपने एकमात्र फ्रेंड मारू से बातें कर रहा है। मारू ने उसे इन्फॉर्म किया कि कोई तुम्हारे बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है और वो तुम्हें काफी अच्छे से जानना चाहता है। बट यूता के लिए ये यकीन कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है कि इस स्कूल में कोई ऐसा भी है जो उसमें इंटरेस्टेड है। जब यूता ने जानना चाहा कि आखिर वो इंसान कौन है, यहाँ सिंजो भी आ गया। मारू के एक्सप्रेशन से साफ है वो इंसान कोई और नहीं बल्कि सिंजो है। और तुम्हें तो पता ही होगा कि यूता को सिंजो से बातें करने में काफी प्रॉब्लम होती है क्योंकि सिंजो स्कूल का काफी पॉपुलर लड़का है और साथ ही वो साकी में काफी इंटरेस्टेड भी है। बट हाँ, यूता ये चीज अपने फेस पर बिल्कुल शो नहीं करना चाहता। इसलिए यूता ने डायरेक्टली कहा कि सिंजो, अगर तुम मुझसे बातें करना चाहते हो तुम्हें डायरेक्टली आकर मुझसे बातें करनी चाहिए, ना कि किसी और से इस बारे में तुम्हें कुछ कहना चाहिए। एंड यूता की ये बात सुनते ही सिंजो ने भी कहा कि सिंस मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का फोर्स क्रिएट करूं, और इसलिए मैंने तुम्हें और अच्छे जानने के लिए मारू की हेल्प ली। जिसके बाद यूता सिंजो से जानना चाह रहा है कि आखिर तुम किस बारे में बातें करना चाहते हो। और सिंजो के हिसाब से उसे बिल्कुल नहीं पता कि आखिर इन दोनों को किस बारे में बात करना चाहिए। जिसके बाद वो काफी स्लो वॉइस में मारू की तरफ देखते हुए यूता के ईयर्स में कह रहा है कि क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ मिनट्स हैं। और यार अब तक यूता को भी पता चल चुका है कि सिंजो मेनली साकी के बारे में ही बातें करना चाहता है और सिंस साकी और यूता का रिलेशन काफी सीक्रेट है इसलिए सिंजो हर एक चीज काफी लो वॉइस में कह रहा है। एंड उसके हिसाब से सिंस यूता और साकी अब सिबलिंग्स बन चुके हैं तो जाहिर है कि यूता को साकी के बारे में पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा पता होगा। और भले ही यूता सिंजो के इस बात से एग्री कर रहा है बट स्टिल उसे भी मन ही मन पता है कि उसे साकी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। और वहीं सिंजो ने ये भी क्लियर कर दिया वो यूता को इसलिए जानना चाहता है ताकि वो यूता के थ्रू साकी को और अच्छे समझ सके। एंड सिंजो की ये सारी बातें सुनकर मारू को भी समझ आ चुका है कि सिंजो साकी में काफी इंटरेस्टेड है। और वहीं सिंजो की ये सारी बातें सुनकर यूता का भी कहना है कि पूल पार्टी के बाद साकी को अप्रोच करने वाले लड़कों के नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड एज अ बिग ब्रदर मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि कोई भी अजीब लड़का साकी के करीब आए। बट हाँ, यूता की ये बात सुनकर सिंजो उसे समझा रहा है साकी के करीब जाने का मेरा कुछ भी गलत मोटिव नहीं है। एंड ये सब कहते हुए सिंजो थोड़ा पैनिक में है। बट हाँ, यूता को सिंजो का डायरेक्ट नेचर काफी अच्छा लगा और उसे ये भी यकीन है कि अगर सिंजो का कोई गलत इरादा रहता तो शायद वो यूता से डायरेक्टली ये सब बातें करता ही नहीं। इसलिए यूता भी सिंजो की हेल्प करने के लिए एग्री हो गया। एंड इस चीज से सिंजो सच में काफी खुश है। बट हाँ, सिंस यूता मेनली बिजी ही रहता है इसलिए अगर सिंजो उससे बातें करना चाहता है तो वो सिर्फ स्कूल में ही कर पाएगा। और हाँ, सिंस सिंजो को देखकर ये साफ है कि उसे भी स्टाइल के बारे में काफी नॉलेज है इसलिए यूता स्टाइल वगैरह से रिलेटेड उससे कुछ टिप लेने का सोच रहा है। हालांकि जब से यूता को पता चला कि सिंजो साकी में इंटरेस्टेड है उसे थोड़ा तो अजीब लग रहा है। बट वहीं यूता का ये भी मानना है कि फैशन और सिंजो के फीलिंग इन दोनों का कुछ भी लेना देना नहीं है। एंड नाउ जब यूता ने सिंजो से पूछा कि मान लो अगर तुम्हें किसी लड़की के बर्थडे पार्टी में जाना हो तुम आखिर कैसे ड्रेसअप करोगे। एंड यूता का ये क्वेश्चन सुनने के बाद सिंजो थोड़ी देर के लिए सोच रहा है। एंड ये देखकर यूता को भी रियलाइज हो रहा है कि सिंजो उसके इस क्वेश्चन को काफी सीरियसली ले रहा है। एंड थोड़ी देर सोचने के बाद सिंजो ने जवाब दिया कि बर्थडे पार्टी के लिए मैं नए कपड़े खरीदने के बारे में तो नहीं सोचूंगा, बट हाँ मेरे पास जो भी कपड़े हैं उसे बेस्ट वे में स्टाइल करूंगा। एंड सिंजो की इस बात से यूता के साथ साथ मारू भी एग्री कर रहा है। बट हाँ, यूता ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था मारू भी कुछ ऐसा कहेगा। इसलिए यूता मारू से कह रहा है कि मुझे तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम कुछ ऐसा कहोगे। मुझे लगा था कि तुम सजेस्ट करोगे कि तुम नॉर्मल कपड़ों में भी अच्छे लगते हो। जिसे सुनकर मारू का कहना है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें खुद को चेंज करने के लिए फोर्स कर रहा हूँ, बट हाँ अगर तुम खुद पर ध्यान दोगे तो सामने वाले पर्सन को भी लगेगा कि तुम उसे वैल्यू देते हो। बट हाँ, ये सब कहते हुए मारू ने अचानक से यूता से पूछा कि वैसे ये क्वेश्चन तुम आखिर क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें तुम्हारी सिंड्रेला मिल चुकी है और साथ ही तुम इतना खुश क्यों लग रहे हो? एंड अचानक से मारू का ये क्वेश्चन सुनकर यूता ने भी थोड़ा हिचकिचाहट के साथ कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिंपली बस इस चीज के बारे में जानना चाहता था। एंड इसके बाद बातें करते हुए सिंजो ने ये भी बताया कि यूता सच में तुमसे बात करके आज मैं काफी खुश हूँ क्योंकि शायद आज पहली बार है जब मैंने किसी से फैशन के बारे में बात की है। एंड ये चीज यूता के लिए काफी सरप्राइजिंग है क्योंकि उसके हिसाब से सिंजो काफी स्टाइलिश लड़का है बट फिर भी वो स्टाइल वगैरह के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। एंड उसके ये कहने के बाद सिंजो ने बताया कि मैं जो भी कपड़े पहनता हूँ वो सारे मेनली मेरी छोटी बहन के चॉइस के होते हैं, शायद इसीलिए मुझे फैशन वगैरह के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड एट द एंड मुझे एक फीमेल ओपिनियन भी मिल जाता है। और सिंजो ने यूता को ये भी सजेस्ट किया कि तुम भी साकी से फैशन टिप्स ले सकते हो। बट मारू उसे समझा रहा है कि यूता और साकी मेनली भाई बहन नहीं मानो क्लासमेट्स की तरह हैं, इसलिए अभी तक इन दोनों के बीच इतनी क्लोजनेस नहीं आई है। और यार अभी ये तीनों फैशन से रिलेटेड बातें कर ही रहे थे कि लंच ब्रेक भी खत्म हो गया, जिसके बाद जल्दबाजी में सिंजो अपना फोन नंबर यूता को देने के बाद अपने क्लासरूम में चला गया। और यार यूता ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिंजो से बातें करके उसे इतना अच्छा लगेगा और साथ ही वो अपने फैशन को चेंज भी कर पाएगा। एंड यार इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यूता स्कूल के बाद डायरेक्टली अपने पार्ट टाइम जॉब पर
आया है, जहाँ आज उसकी शिप सियोरी और साकी के साथ है। और यार सिंस साकी अभी इस जॉब में काफी न्यू है, इसलिए अभी भी उसे काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और हाँ, आज साकी को पेमेंट काउंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जो कि उसे जरा भी पसंद नहीं है, बट स्टिल खुद को इम्प्रूव करने की साकी काफी कोशिश कर रही है। एंड नाउ जहाँ सियोरी और साकी दोनों अब कैश रजिस्टर एरिया में हैं, वहीं यूता को बुक्स अरेंज करते टाइम एक फैशन मैगजीन मिला। और वैसे तो आज से पहले कई बार यूता को फैशन मैगजीन मिली है, लेकिन आज से पहले कभी भी उसने इन मैगजीन्स को इतने ध्यान से नहीं पढ़ा है। एंड इस मैगजीन को पढ़ने के बाद उसे रियलाइज हो रहा है कि अभी करेंटली मैन में किस टाइप का फैशन ट्रेंडिंग पर है। एंड ये सब चीजें एनालाइज करने के बाद यूता को ये भी लग रहा है कि फैशन मैगजीन से नॉलेज लेना सही तो है, बट उसे एक बार फीमेल ओपिनियन भी ले लेना चाहिए। एंड ये सब सोचते हुए जब यूता वापस कैश काउंटर की तरफ आया, उसने देखा कि सियोरी पूरी तरह से अकेली है और वहीं साकी किसी और काम में बिजी है। इसलिए यूता को लग रहा है कि फैशन के बारे में सियोरी से बात करने का और उसे ओपिनियन लेने का ये सबसे बेस्ट टाइम है। और यूता को देखकर सियोरी उससे जानना चाह रही है कि आखिर तुम सोए हुए फ्रॉग जैसे क्यों दिख रहे हो। और साथ ही सियोरी एक फ्रॉग की तरह अपना फेस एक्सप्रेशन चेंज करके ये चीज यूता से कह रही है, बट सिंस यूता किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना नहीं चाहता, इसलिए उसने डायरेक्टली सियोरी के इस बात को इग्नोर करते हुए कहा, इमेजिन करो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम दोनों डेट पर जा रहे हो। एंड यूता की ये बात सुनते ही सियोरी मुस्कुराने लगी, जिसे देखकर यूता को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि सियोरी आखिर मुस्कुरा क्यों रही है। बट स्टिल उसने इस बारे में बिना कुछ सोचे अपनी बात कंटिन्यू की कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा तो तुम चाहोगी कि वो अच्छे से ड्रेसअप करे, है ना। एंड यूता का ये क्वेश्चन सुनने के बाद सियोरी ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा कि अगर वो खुद को ज्यादा ड्रेसअप करेगा तो शायद उससे मेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट हो और शायद मैं मेंटली एग्जॉस्ट भी हो जाऊं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसे खुद को ज्यादा ड्रेसअप करना चाहिए। और वैसे भी मेरे लिए इतना ही काफी रहेगा, वो मुझे खुश करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। एंड सियोरी की ये बात सुनते ही यूता को याद आया कि सुबह मारू ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि ड्रेसअप करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने पार्टनर की तरफ केयर शो करना जरूरी है। और थोड़ी देर और बातें करने के बाद और सियोरी से उसका ओपिनियन जानने के बाद यूता ने हर एक चीज के लिए सियोरी को थैंक यू कहा। और हाँ, जब सियोरी ने कहा था कि जब लड़के किसी और के लिए मेहनत करते हैं वो सच में काफी क्यूट लगते हैं, ये सुनने के बाद यूता का कहना है कि शायद लड़कों को क्यूट वर्ड पसंद नहीं है, बट सियोरी का मानना है कि हर एक वर्ड मीनिंग होल्ड करता है, डिपेंडिंग कि किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है या फिर किस इमोशन के साथ। और अब यूता ये भी जानना चाह रहा है कि सियोरी के हिसाब से क्यूट का आखिर मीनिंग क्या है। और अभी सियोरी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी यहाँ एक कस्टमर आ गया, बट कस्टमर से इंक्वायरी करने से पहले जल्दी से सियोरी ने यूता से कहा कि आई लव यू लॉट यू लकी गाय। शायद क्यूट का यही मीनिंग है। और यार भले यूता के हिसाब से शायद ये सेंटेंस काफी एम्बैरेसिंग है, बट फिर भी सियोरी ने ये चीज बिना किसी एम्बैरेसमेंट के कहा है, जो कि यूता के लिए काफी इंप्रेसिंग है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फाइनली यूता और साकी का पार्ट टाइम जॉब खत्म हो चुका है, इसलिए दोनों हमेशा की तरह साथ में घर जा रहे हैं। और यह सिंस आज का टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस है और साकी ने कोई ग्लव्स भी नहीं पहना है, इसलिए उसे हाथों में थोड़ा कोल्ड भी फील हो रहा है। और ये देखकर यूता के पूछने पर कि अगर तुम चाहो तो हम कन्वीनियंस स्टोर से तुम्हारे लिए ग्लव्स खरीद सकते हैं, साकी ने साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद यूता के मन में चल रहा है कि अभी जो हमारा करंट रिलेशनशिप है इसमें अगर हम चाहें तो एक दूसरे का हाथ भी पकड़ सकते हैं, बट ये सब चीजें करना यूता के लिए काफी एम्बैरेसिंग है। और साथ ही उसके मन में ये भी चल रहा है कि शायद ये सारी चीजें लवर्स को करना चाहिए, ना कि स्टेप सिबलिंग्स को। और यूता के हिसाब से अभी फिलहाल इनका रिलेशन किसी लवर का नहीं बल्कि स्टेप सिबलिंग्स का है, जो कि एक दूसरे का काफी केयर करते हैं। और ये सब सोचते हुए यूता ये भी जानना चाह रहा है कि उसके दिल में साकी के लिए रोमांटिक फीलिंग है या फिर सिबलिंग्स की फीलिंग। एंड इस क्वेश्चन का आंसर जानना यूता के लिए सच में काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी यूता अपने इन ख्यालों में खोया ही था कि साकी ने अपना हैंड वार्म करने के लिए पॉकेट में रख लिया। एंड ये सब चीजें देखकर यूता ने इस कन्वर्सेशन के टॉपिक को चेंज करने के लिए साकी से कहा कि सिंस हम समर में मिले थे इसलिए अभी तुम्हें विंटर यूनिफॉर्म में देखकर मुझे काफी न्यू लग रहा है। एंड यूता की ये सारी बातें सुनकर साकी जानना चाह रही है कि क्या ये विंटर यूनिफॉर्म उस पर अजीब लग रहा है, बट यूता उसे समझा रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, सच में ये यूनिफॉर्म उन पर काफी हद तक सूट करता है। बट साकी को यूता से अपनी इतनी तारीफ सुनकर वह अजीब तो लग रहा है, इसलिए उसका कहना है कि इतनी तारीफ करने से तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। एंड ये सुनकर यूता भी साकी को समझा रहा है कि उसका ऐसा कुछ भी इरादा नहीं है। जिसके बाद पूरे रास्ते मेनली ये दोनों शांत ही रहे। एंड यार इसके बाद हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ साकी के मन में कल्चर फेस्टिवल के दिन यूता से किया हुआ प्रॉमिस चल रहा है, जहाँ उसने प्रॉमिस किया था कि ये दोनों कहीं घूमने जाएंगे जहाँ सिर्फ और सिर्फ ये दोनों ही हो। बट साकी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इन दोनों को कहाँ जाना चाहिए और आखिर कैसे ये यूता को इनवाइट करे, और हाँ आखिर ये दोनों कहीं जाकर करेंगे क्या। बट इन सब चीजों से भी बड़ी प्रॉब्लम साकी को यूता का एटीट्यूड लग रहा है। और जब भी साकी उसके आसपास रहती है वो हमेशा एंग्जाइटी फील करती है और उसे लगता है कि कहीं यूता इस प्रॉमिस को भूल तो नहीं गया है। और ये चीज साकी को काफी परेशान कर रही है कि कहीं सिर्फ वही तो नहीं है जो कि इस प्रॉमिस के बारे में सोच रही है। एंड क्या पता यूता इस चीज को भूल गया हो। एंड ये सब सोचते हुए साकी इस चीज को लेकर भी काफी परेशान है कि अगर वो हमेशा इस प्रॉमिस के बारे में
सोचेगी तो शायद अच्छे सो भी नहीं पाएगी। इसलिए वो खुद को समझा रही है कि अभी फिलहाल इस प्रॉमिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए स्लीप है। और अभी साकी खुद को ये सब समझा ही रही थी कि तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया और वो सोच रही है कि आखिर इतनी रात को कौन परेशान कर रहा है। एंड ये मैसेज किसी और का नहीं बल्कि माया का है, जिसमें लिखा है कि मैं सो नहीं पा रही हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। एंड बातें करने के बाद फाइनली पता चला कि किसी अजीब वीडियो को देखने के बाद माया काफी फालतू चीजें सोच रही है और काफी कॉन्स्पिरेसी थियरी भी बना रही है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल सो नहीं पा रही। और अभी वो साकी से इन सब चीजों के बारे में बातें करने के लिए कह रही है। और सिंस इतना सारी स्टोरी टाइप करते करते माया की उंगलियां भी काफी दर्द हो रही हैं, इसलिए उसने साकी से कॉल करने के लिए पूछा। और सिंस साकी को भी माया से किसी चीज के बारे में बातें करना है, इसलिए वो भी अभी आधी रात को कॉल के लिए एग्री हो गई। और कॉल करने के बाद माया सबसे पहले यही जानना चाह रही है कि साकी, कि तुम किसी चीज के बारे में मुझसे बातें करना चाहती हो। और जब साकी ने इस चीज से मना किया, माया का कहना है कि मैं तुम्हें जितना जानती हूँ, अगर तुम्हें मुझसे कुछ बात नहीं करना होता तो तुम इतनी रात को कॉल करने के लिए एग्री बिल्कुल नहीं करती। और सिंस साकी समझ चुकी है इस चीज में माया से जीत पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसने इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया। और उसका कहना है कि अच्छा मान लो कि तुम कहीं किसी रैंडम बॉय के साथ जा रही हो, तो आखिर तुम उस लड़के को कैसे इनवाइट करोगी। और ये सुनते ही माया का सबसे पहला क्वेश्चन यही था, तो क्या इसका मतलब है तुम यूता को कहीं जाने के लिए इनवाइट करने वाली हो। और सिंस साकी ने अभी तक यूता का नाम भी नहीं लिया, इसलिए माया की ये बात सुनकर वो सच में काफी सरप्राइज्ड है। और उसका कहना है कि मैंने तो यूता का नाम ही नहीं लिया। जिसके बाद माया साकी को समझा रही है कि मुझे पता है तुम किसी भी रैंडम इंसान के बारे में इतना बिल्कुल नहीं सोचोगी। और सिंस शिंजो ने भी तुम्हें काफी टाइम पहले प्रपोज किया था एंड तुमने उसे रिजेक्ट भी कर दिया, तो जाहिर है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि यूता ही है। एंड माया का ये सारा डिबेट सुनकर साकी का कहना है इससे पहले कि तुम कुछ अजीब सोचो, चलो मान लेते हैं कि ये लड़का यूता ही है, बट हाँ मैं तुम्हें ये क्लियर कर दूं कि हमारा साथ में कहीं जाने का कोई बेकार इंटेंशन नहीं है। और ये सुनकर माया के टोन से साफ है कि वो साकी के इन बातों में फंसने वाली बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, बिना कुछ एज्यूम किए माया ने साकी से कहा कि अगर तुम्हें किसी को इनवाइट करना है तो उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए, और अगर रीजन नहीं है तो शायद वो इंसान तुम्हें गलत समझे एंड मे बी रिजेक्ट भी कर दे। और मुझे पता है तुम रिजेक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहती है ना। एंड माया की ये बात सुनकर साकी के मन में फिर से यही चल रहा है कि फेस्टिवल के बाद यूता ने कभी भी अपने इस प्रॉमिस के बारे में कुछ कहा ही नहीं, तो क्या पता यूता मेरे साथ कहीं बाहर जाना ही नहीं चाहता हो, और अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो फिर मैं क्या करूंगी। और अभी साकी ये सब सोच ही रही थी कि माया ने उसे सजेस्ट किया, सिंस अभी कुछ दिनों में मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हूँ, तो तुम मेरे लिए गिफ्ट के बहाने यूता को अपने साथ कहीं बाहर जाने के इनवाइट कर सकती हो। और हाँ, माया ने ये भी बताया कि उसने शुरू से इस चीज को प्लान किया था कि वो अपने बर्थडे पार्टी में सिर्फ और सिर्फ साकी और यूता को इनवाइट करेगी ताकि इन दोनों को पर्सनल स्पेस मिल सके। और हाँ, साकी के पूछने पर माया ने उसे ये भी क्लियर किया कि इस बर्थडे पार्टी को होल्ड करने के पीछे का मेरा इंटेंशन कुछ खास नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और यूता के बीच प्यार बढ़ाना था। एंड ये सुनकर साकी उसे समझा रही है जैसा तुम सोच रही हो हम दोनों के बीच वैसा कुछ भी नहीं है। एंड सिंस बातें करते करते रात के 2 बज चुके हैं, इसलिए साकी सोच रही है कि क्या वो सुबह जल्दी उठ पाएगी। उसने माया को ये भी बताया कि वो हमेशा मेनली यूता से पहले ही उठती है ताकि वो ब्रेकफास्ट वगैरह प्रिपेयर कर सके। बट माया उसे समझा रही है कि तुम्हें कभी कभार देर से उठना चाहिए और अपनी थोड़ी कमियां भी दिखानी चाहिए, और मुझे गारंटीड है कि ये चीज यूता को काफी क्यूट भी लगेगा। और हाँ, बर्थडे पार्टी के लिए तुम खुद को काफी अच्छे ड्रेसअप भी कर लेना, और इससे तुम 2 दिन लगातार डेट एंजॉय कर पाओगी। और ऐसी छोटी छोटी चीजें लड़कों को सच में काफी क्यूट लगता है। और सिंस काफी रात हो चुकी है, इसलिए गुड नाइट कहने के बाद माया ने जो कुछ भी कहा साकी के दिमाग में अभी वही चल रहा है। और हाँ, भले ही साकी माया की बात मानकर देर तक बिल्कुल सोने वाली नहीं थी, बट अनजाने में सही वो काफी देर तक सो गई। और उससे भी अजीब, उसे सबसे पहले यूता ही दिख गया। और सिंस इस टाइम साकी ने पजामा पहना था और साथ ही उसके हेयर भी काफी मेसी थे, इसलिए सारी चीजें साकी के लिए काफी एम्बैरेसिंग हो गई। और वो सोच रही है कि आखिर मैं कैसे इतना केयरलेस हो सकती हूँ। और यार तुम्हें ये तो याद ही होगा, ब्रेकफास्ट करते टाइम यूता ने साकी से माया के बर्थडे के बारे में बातें करना स्टार्ट कर दिया था। और ये सारी चीजें सुनकर साकी का दिल सच में काफी जोर से धड़क रहा है और वो बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रही है। बट हाँ, सिंस यूता भी माया के बर्थडे के बारे में बातें कर रहा है, इसलिए साकी ने अपनी पूरी करेज इकट्ठा कर उससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ ही लिया कि क्या तुम मेरे साथ बर्थडे प्रेजेंट खरीदने के लिए चलोगे। एंड जैसा कि तुम्हें पता ही है, यूता ने साकी के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद साकी आज जो कुछ भी हुआ उसे अपनी डायरी में लिखते हुए याद कर रही है। और हाँ, साकी ने यूता से कल्चर फेस्टिवल के दिन किया हुआ प्रॉमिस के बारे में भी पूछा, और उसे ये जानकर काफी खुशी हो रही है कि यूता को भी उस प्रॉमिस के बारे में अच्छे से याद है। और हाँ, साकी अपने डायरी में पार्ट टाइम जॉब पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में भी लिख रही है, जहाँ जब वो यूता की तरफ देख रही थी और सियोरी ने जब ये चीज नोटिस किया, वो साकी को ये कहकर टीच कर रही थी कि ऐसा लगता है मेरे जूनियर में काफी इंटरेस्टेड हो। और जाहिर है साकी ने इस चीज से साफ इनकार कर दिया। और हाँ, सिंस उस टाइम बुक स्टोर पर कोई कस्टमर नहीं था, इसलिए सभी आने वाले हैलोवीन के बारे में बातें कर रहे हैं। सुबुया में हैलोवीन काफी अच्छे सेलिब्रेट किया जाता है। बट हाँ, सिंस हैलोवीन के दिन पार्ट टाइम जॉब से छुट्टी नहीं मिलने वाली है, इसलिए सियोरी ने साकी को आइडिया दिया कि क्यों ना हम अपने पार्ट टाइम जॉब पर ही हैलोवीन सेलिब्रेट करें और डिफरेंट कॉस्ट्यूम पहने। और ये सब कहते हुए सियोरी ने ये भी कहा, साकी मुझे लगता है कि विच का कॉस्ट्यूम और एक क्यूट सा ट्रायंगुलर हैट तुम पर काफी क्यूट लगेगा। और हालांकि सियोरी की ये बात सुनकर साकी उससे बिल्कुल एग्री नहीं कर रही है, बट हाँ, साकी के बातों से ये साफ है कि उसके मन में कुछ और चल रहा है। इसलिए फिर से सियोरी साकी को टीच करते हुए कह रही है कि मुझे पता है कि तुम अभी मेरे जूनियर के बारे में सोच रही हो। एंड सियोरी की ये सारी बातें साकी के लिए काफी एम्बैरेसिंग है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि अपना काम फिनिश करने के बाद यूता यहाँ आ गया। एंड
इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब ये दोनों पार्ट टाइम जॉब के बाद घर वापस जा रहे थे, साकी उस इंसिडेंट के बारे में अपने डायरी में लिख रही है कि घर वापस जाते हुए उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यूता से उसे क्या बातें करनी चाहिए, क्योंकि बचपन से वो हमेशा अकेले ही रही है, इसलिए किसी से कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है उसे इसका जरा भी आइडिया नहीं है। और हाँ, जब यूता ने अभी साकी के ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में तारीफ की, वो सच में यूता के इन सारी बातों को सुनकर काफी खुश है। हालांकि अभी साकी के मन में लगातार यही चल रहा है कि आखिर वो क्या बातें करे जिसमें ये दोनों इंटरेस्टेड हों, इसलिए वो थोड़ा ही सही लेकिन कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है। और बातें करते हुए दोनों फाइनली अपने अपार्टमेंट पहुंच गए, जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूता भी अपनी स्टडीज पर बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा है और वो लगातार साकी के साथ शॉपिंग डेट के बारे में ही सोच रहा है। और वो बार बार यही सोच रहा है कि आखिर कैसे वो इस शॉपिंग डेट को साकी के लिए मेमोरेबल बना सके, क्योंकि यूता को लगता है कि वो इतना कैपेबल नहीं है कि सिर्फ उसके होने की वजह से साकी इस डेट को एंजॉय करेगी। और अभी यूता ये सब सोच ही रहा था कि मारू ने उससे पूछा कि अब क्लास भी एंड हो चुकी है, तो आखिर तुम किस चीज के बारे में सोच रहे हो। और साथ ही मारू का ये भी कहना है कि अगर तुम चाहो तुम बातें मुझसे शेयर कर सकते हो, और अगर मैं हेल्प कर पाया मैं तुम्हारी जरूर हेल्प करूंगा। और यार यूता को मारू का यही साइड पसंद है कि वो कभी भी फेक प्रोमिसेस नहीं करता है, और अगर उसने प्रॉमिस किया तो उस प्रॉमिस को पक्का निभाता है। और अभी मारू से बातें करते हुए यूता को याद आया कि लास्ट टाइम जब उसने मारू से ओपिनियन मांगा था, मारू ने उससे कहा था कि अगर तुम किसी भी इंसान की केयर करते हो तो ये चीज उस इंसान को दिखाने की जरूरत है। और जब ये चीज फिर से यूता ने मारू से कंफर्म किया, इस बार मारू का ये भी कहना है कि हाँ मैंने ये कहा था, बट यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है कि आखिर तुम कैसे उस इंसान को अपना केयर शो करते हो। तो कह सकते हैं यहाँ रिजल्ट से भी इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है। एंड मारू की इन सारी बातों से यूता को समझ आ रहा है कि अगर हम किसी को डेट कर रहे हैं तो उस इंसान का एफर्ट नोटिस करना काफी इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद मारू ने ये भी बताया कि मान लो अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे लिए कुक किया है, और वो भले ही रेस्टोरेंट से अच्छी कुकिंग ना हो, बट स्टिल तुम्हें वो कुकिंग और फूड सच में काफी डिलीशियस लगेगी, और ये मेनली उस पर्सन के एफर्ट की वजह से होता है। एंड मारू की ये सारी बातें सुनने के बाद यूता सोच रहा है कि मारू की हर एक बात काफी हद तक सही है, और वैसे भी साकी की कुकिंग काफी अच्छी है। और हाँ, ये सारी बातें करने के बाद मारू ने यूता को ये भी सजेस्ट किया कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो, कुछ भी प्लानिंग या प्लॉटिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा फेस एक्सप्रेशन देखने के बाद कोई भी तुम्हें काफी इजीली रीड कर सकता है। तो हाँ, तुम जैसे नॉर्मली एक्ट करते हो वैसे ही रहो। बट यूता का कहना है कि मारू तुम्हारी ये सारी बातें सुनने के बाद मैं पहले से और ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आखिर मैं नॉर्मली कैसे एक्ट करता हूँ। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है साकी के साथ बाहर जाने से पहले यूता घर पर अपने कपड़े चेंज करने आया है। बट हाँ, काफी देर तक डिफरेंट आउटफिट ट्राई करने के बाद भी उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि इस डेट के लिए उसे क्या पहनना चाहिए। एंड साकी के साथ सेम घर में रहने की वजह से यूता बाथरूम में आउटफिट भी चेक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से अगर वो घर में इस तरह बिहेव करेगा तो ये काफी अजीब होगा। और एट द एंड काफी कपड़े ट्राई करने के बाद फाइनली यूता ने एक ड्रेस को फाइनल कर ही लिया, बट उसके हिसाब से ये आउटफिट भी उसके बाकी सारे रेगुलर आउटफिट जैसा ही है। बट हाँ, उसे मारू की बातें भी याद आ रही हैं, तुम जो भी कपड़े पहनना उसे काफी कॉन्फिडेंटली हैंडल करना। लेकिन यार ऐसा लग रहा है मानो यूता के लिए ये कर पाना काफी टफ होने वाला है, इसलिए हिचकिचाते हुए सही, लेकिन उसने अपनी सेल्फी सिंजो को सेंड किया ताकि उसे सिंजो की बहन का ओपिनियन मिल सके। और ये मैसेज सेंड करने के बाद अभी यूता काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। और अभी यूता ये सब सोच ही रहा था, सिंजो ने उसे रिप्लाई किया, मेरी बहन का कहना है कि ये आउटफिट काफी नॉर्मल है। बट यूता को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है इस मैसेज का आखिर मतलब क्या है। क्या सिंजो की बहन उसे अपना ओपिनियन देने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर उसका ये आउटफिट कुछ ज्यादा ही नॉर्मल है। और यस, सिंजो अभी अपने क्लब एक्टिविटी में बिजी है और अभी उसे थोड़ी देर के लिए ब्रेक मिला था, इसलिए वो यूता का ये सारा कंफ्यूजन भी क्लियर नहीं कर सकता। और इस लास्ट मैसेज के साथ ही इन दोनों का कन्वर्सेशन भी खत्म हो गया, जिसके बाद यूता के मन में भी काफी चीजें चल रही हैं। एंड यार यूता भी ये सारी चीजें सोच ही रहा था कि उसे साकी की आवाज सुनाई दी और वो पूछ रही है कि क्या अब हम चल सकते हैं। एंड यार भले ही यूता अभी अपने आउटफिट को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, बट स्टिल साकी के बुलाने पर जब वो बाहर आया उसने देखा कि साकी ने काफी ब्यूटीफुल रेड टॉप और ग्रीन जैकेट पहना है, और इस आउटफिट में साकी सच में काफी अट्रैक्टिव लग रही है। एंड अभी साकी को देखकर यूता उसके ड्रेसिंग सेंस से काफी इंप्रेस्ड है। और यार सिंस इन दोनों ने आज काफी कैजुअल आउटफिट पहना है, इसलिए दोनों ने साथ में ट्रेन स्टेशन तक वॉक करने का भी डिसाइड किया। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ट्रेन स्टेशन पर वेट करते हुए जब जब इन दोनों की नजरें मिल रही हैं, यूता को काफी अजीब लग रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से साकी उसके तरफ देखते हुए अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। एंड यूता को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्या साकी उसके आउटफिट की वजह से ऐसे बिहेव कर रही है। पर साथ ही यूता का ये भी मानना है साकी ऐसी इंसान बिल्कुल नहीं है क्योंकि दूसरे के आउटफिट की वजह से उस पर हंसे। बट साकी का फेस एक्सप्रेशन ऐसा क्यों हो रहा है यूता को जरा भी समझ नहीं आ रहा, और वो ये चीज साकी से भी डायरेक्टली पूछ नहीं सकता, इसलिए यूता खुद को इस बारे में सोचने से रोक रहा है। और साथ ही वो साकी से आई कांटेक्ट भी अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। एंड फाइनली 20 मिनट बाद दोनों एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट पहुंच चुके हैं और आसपास डिफरेंट शॉप्स हैं और यहाँ काफी डिफरेंट टाइप के लोग भी हैं। एंड ये सारी चीजें देखकर यूता सच में काफी सरप्राइज्ड है। और अभी वो आसपास की चीजें देख ही रहा था कि उसने नोटिस किया कि स्ट्रीट के कॉर्नर में दो कपल किस कर रहे हैं, और ये चीज उसके लिए काफी सरप्राइजिंग है। और वहीं साकी यूता की तरफ देखते हुए उसे समझा रही है कि किसी को भी ऐसे देखना बिल्कुल सही नहीं है, और मुझे पता है कि अचानक से ये सब देखना हमारे लिए काफी सरप्राइजिंग है। और अभी ये सारी चीजें हो ही रही थी कि साकी ने यूता को याद दिलाया कि उनका यहाँ आने का मेन मकसद माया के लिए गिफ्ट ढूंढना है। जिसके बाद
बाद अभी ये दोनों इनमें मर्चेंडाइज के स्टोर में हैं और साकी के हिसाब से इनका सबसे पहला गिफ्ट यहीं मिलेगा, क्योंकि माया को एनिमे में काफी इंटरेस्ट है। और साकी ने ये भी बताया कि शुरुआत में माया ने एनिमे वगैरह अपने सिबलिंग्स की वजह से देखना स्टार्ट किया, बट एक दो एनिमे देखने के बाद वो सच में इस चीज से काफी एडिक्टेड हो चुकी है और जब भी उसे फ्री टाइम मिलता है तो मेनली एनिमेज ही देखती है। एंड या नाउ शॉप में चारों तरफ देखने के बाद युता काफी सरप्राइज्ड है, क्योंकि आसपास जितना उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे काफी ज्यादा एनिमे मर्चेंडाइज है और साथ ही ये शॉप पूरी तरह से क्राउडेड है। एंड युता ये भी नोटिस कर पा रहा है कि यहाँ प्रेजेंट सभी लोग इंक्लूडिंग मैन एंड वीमेन सभी काफी अच्छे से वेल ड्रेस्ड हैं। एंड ये रियलाइज करने के बाद युता को मारू की बात याद आई कि आजकल धीमे धीमे ओताकू का नंबर बढ़ते जा रहा है और मेनली ओटाकूज खुद को वेल ड्रेस्ड रखना प्रेफर करते हैं। और यार सिंस युता इन सब चीजों में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। बट हाँ, इस एनिमे मर्चेंडाइज स्टोर में आने के बाद युता को मारू की हर एक बात अब समझ आ रही है। और अभी युता ये सब चीजें सोच ही रहा था, साकी ने उसे सजेस्ट किया कि हम एनिमे कॉफी मग ले सकते हैं। और ऑल्दो की माया के पास ऐसे मग्स अभी काफी हैं, बट हाँ सिंस उसकी फैमिली काफी बड़ी है और उसके पास सिबलिंग्स भी हैं, तो इन केस अगर वो उस मग को यूज नहीं भी करना चाहती तो वो अपने सिबलिंग्स को इसे दे सकती है, क्योंकि उसके सिबलिंग्स को भी ये एनिमेस काफी पसंद है। एंड युता को भी ये आइडिया काफी अच्छा लग रहा है। जिसके बाद शॉपिंग वगैरह करने के बाद दोनों फाइनली इस शॉप से बाहर आ गए। और हाँ, सिंस ये गिफ्ट माया के लिए युता की तरफ से है, इसलिए युता साकी से जानना चाह रहा है कि आज तुमने कोई भी गिफ्ट नहीं खरीदा, तो क्या इसका मतलब है कि तुमने ऑलरेडी कुछ डिसाइड कर लिया है? एंड युता की ये बात सुनकर साकी ने उसे बताया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं कल माया के लिए गिफ्ट खरीदने जाऊंगी। बट हाँ, साकी ने युता को ये बिल्कुल नहीं बताया कि उसने माया के लिए क्या गिफ्ट डिसाइड किया है। एंड नाउ फाइनली शॉपिंग करने के बाद घर वापस आते हुए युता के मन में बार बार यही चल रहा है कि आज का दिन किसी भी तरह से एक डेट तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आज ना ही हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और ना ही एक नॉर्मल कपल की तरह टाइम स्पेंड किया। एंड युता को मेनली आज का दिन एक नॉर्मल सिबलिंग्स की तरह ही लग रहा है। और हालांकि अगर ये दोनों चाहते तो थोड़ी देर फूड स्टॉल पर वेट कर सकते थे और वहाँ थोड़ा रिलैक्स भी कर लेते, बट सिंस घर पर डिनर ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, इसलिए फूड स्टॉल पर वेट करने का कोई मतलब भी नहीं था। और साथ ही युता के मन में ये भी चल रहा है कि भले ही साकी आज पूरे दिन मुस्कुरा रही थी, बट स्टिल उसकी स्माइल में कुछ तो ऑकवर्ड था। बट क्या ये चीज युता को बिल्कुल पता नहीं चल पाई, और शायद अगर पता चल पाती तो उस हिसाब से खुद को एडजस्ट भी कर लेता। और यार सिंस अभी ये दोनों ट्रेन कार में बैठे हैं और आसपास का स्ट्रीट लाइट युता के सामने फ्लैश कर रहा है, एंड इस डीप थॉट में फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो साफ साफ साकी से पूछेगा। जिसके बाद फाइनली पूरी हिम्मत करके युता ने साकी से पूछा कि क्या मेरे आउटफिट में तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है? एंड युता का ये क्वेश्चन सुनने के बाद साकी ने उसे तुरंत जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और वैसे भी आखिर तुम ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? और साकी के ये पूछने पर युता ने उसे बताया कि मुझे पता है तुम्हारे कंपैरिजन में काफी इनअट्रैक्टिव हूँ, और जब बात आउटफिट और हेयर स्टाइल की आती है तो मैं इन दोनों चीजों को लेकर काफी इनसिक्योर हूँ, और मुझे पता है कि मेरा फैशन सेंस कुछ खास अच्छा नहीं है। और जैसे युता ने अपने दिल की ये सारी बातें कही, साकी उसे समझा रही है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम सच में काफी अच्छे लग रहे हो और ये आउटफिट तुम्हें सूट भी करता है। एंड साकी की ये सारी बातें सुनने के बाद युता ने उसे थैंक यू कहा, बट हाँ, उसे पहले से ही पता था कि साकी कुछ ऐसा ही कहेगी। जिसके बाद फिर से उसने अपनी बातें कंटिन्यू की और उसने साकी से कहा कि मेरे कंपैरिजन तुम अपने सारे ड्रेसेस सिचुएशन के हिसाब से ड्रेसअप करती हो, और हाँ, तुम सच में आज इस ड्रेस में काफी अट्रैक्टिव भी लग रही हो। एंड युता का ये कॉम्प्लीमेंट सुनते ही ऐसा लग रहा है मानो साकी का स्माइल तुरंत फ्रीज हो गया, और इस ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ साकी ने युता को इस कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू भी कहा। बट साकी का एक्सप्रेशन क्यों अचानक से चेंज हुआ युता को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी हो, युता ने फिर से अपनी बातें कंटिन्यू की और उसका कहना है कि तुम्हें पता है, मुझे इतना तक नहीं पता मेरे ऊपर कैसी आउटफिट अच्छी लगेगी, और मुझे इन सब चीजों से रिलेटेड जरा भी नॉलेज नहीं है, और ना ही मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने खुद के स्टाइल को अच्छे से ओन कर सकूं। इसलिए मुझे लगता है ये एटलीस्ट थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन इन सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए, और एट द एंड मुझे अच्छा लगे या फिर नहीं, बट हाँ, मुझे इन सब चीजों का नॉलेज लेना काफी जरूरी है कि किसी डेट या फिर फॉर्मल ओकेजन पर इस तरह से ड्रेसअप करना चाहिए। एंड युता की ये सारी बातें सुनकर साकी को भी काफी अच्छे समझ आ रहा है कि खुद को ड्रेसअप करने में युता उसकी हेल्प मांग रहा है। और थोड़ी देर शांति से सोचने के बाद साकी ने फिर से युता से कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो हम घर जाते हुए इस बारे में बातें कर सकते हैं। बट युता के लिए ये काफी सरप्राइजिंग है कि साकी अभी आज उसका हेल्प करना चाहती है। जिसके बाद साकी ने युता को ये भी बताया कि अगर तुम्हें मेरे टेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम स्टाइलिश दिखना चाहते हो तो तुम्हारी हेल्प करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड साकी की ये बात सुनकर युता को भी समझ आ रहा है कि ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है खुद का स्टाइलिंग सेंस इंप्रूव करने का, और साथ ही इससे युता को ये भी पता चल जाएगा कि साकी को आखिर किस टाइप का स्टाइल पसंद है। एंड इसके बाद फाइनली इन दोनों ने शिबुया जाने का डिसाइड किया, जहाँ से साकी युता के लिए न्यू कपड़े डिसाइड करेगी, और युता भी बिना किसी हिचकिचाहट के साकी को फॉलो कर रहा है। एंड यार इसके बाद जब युता और साकी ने मेंस फैशन शॉप में एंटर किया, आसपास का इन्वायरमेंट देखकर युता सच में काफी शॉक्ड है, और साथ ही वो थोड़ा नर्वस भी है। उसके एक्सप्रेशन और बिहेवियर से साफ है कि शायद ये पहली बार है जब वो किसी मेंस फैशन शॉप में आया है, और जब इस शॉप की फीमेल एम्प्लॉय ने युता को अकेले देखकर उसकी हेल्प करनी चाहिए। युता इस चीज से सच में काफी डर गया, बट हाँ, सिंस साकी अभी उसके साथ है तो जाहिर है कि साकी ने इस सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल किया, और साथ ही साकी का कॉन्फिडेंस देखकर युता को लग रहा है कि इन सारी चीजों को हैंडल करना साकी के लिए आम बात है। एंड इस चीज से युता सच में काफी इंप्रेस्ड भी है। और हाँ, सिंस आजकल लड़कियों ने मेंस क्लोथ को अपने फैशन में ऐड करना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए साकी भी युता से जानना चाह रही है कि क्या लड़कों के कपड़े मुझ पर अच्छे लगेंगे। एंड थोड़ी देर सोचने और सामने स्टोर में लेदर जैकेट देखने के बाद युता का कहना है कि
मेरे ख्याल से अगर तुम लेदर जैकेट और मेंस शर्ट पहनोगी तो काफी अट्रैक्टिव लगोगी। और यूता की ये बात सुनते ही साकी ने उसके तरफ से अपनी नजरें फेर ली। एंड यूता को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि साकी ने ऐसा क्यों किया। नजरें फेरने के बाद साकी ने यूता से ये भी कहा कि मैं कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। एंड ये सुनकर यूता उसे समझा रहा है कि हाँ मुझे पता है कि तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनने वाली हो, बट हाँ मेरे ख्याल से अगर पहनोगी तो तुम सच में काफी अच्छी लगोगी। और अभी यूता साकी की तारीफ करते हुए ये सब कह ही रहा था कि साकी ने उसके तरफ अपना हाथ लाते हुए कहा कि बस करो, अब तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हम तुम्हारे लिए यहाँ पर कपड़े खरीदने आए थे, ना कि मेरे लिए। एंड ये सुनकर यूता साकी से कह रहा है कि हाँ मुझे ये याद है, तो अब तुम बताओ कि क्या तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए कोई आउटफिट है। एंड यूता के ये पूछने के बाद फाइनली साकी ने उसके लिए डिफरेंट ड्रेसेस सेलेक्ट करना स्टार्ट किया। और सिंस वो बार बार इन सारे ड्रेसेस को यूता के चेस्ट के करीब लाकर चेक कर रही है कि ये ड्रेसेस उस पर अच्छे लगेंगे या फिर नहीं, और यह इस चीज की वजह से यूता को थोड़ा टिकल भी हो रहा है। और जहाँ साकी यूता के लिए ड्रेसेस सेलेक्ट करने में बिजी है और शायद काफी कंसंट्रेटेड भी है, वहीं स्टोर में बाकी सारे लोग अभी इन दोनों को ही देख रहे हैं, जिसकी वजह से यूता काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। बट हाँ अब धीमे धीमे इन सब चीजों की वजह से आज का दिन उसे नॉर्मल सिबलिंग्स की तरह नहीं बल्कि एक डेट की तरह लग रहा है। और यार अभी यूता ये सब सोचकर खुश हो ही रहा था कि उसे अचानक से याद आया कि सिंजो और उसकी बहन भी ऐसे ही अक्सर शॉपिंग करने साथ में जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो एक नॉर्मल सिबलिंग की तरह दोनों टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं। क्या ये चीज उसे नॉर्मल सिबलिंग की तरह कंसीडर करना चाहिए या फिर कुछ और। एंड यार ये चीज रियलाइज करते ही यूता को अब थोड़ा अजीब लग रहा है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या वो साकी के साथ एज अ सिबलिंग रहना चाहता है या फिर वो कुछ और भी एक्सपेक्ट कर रहा है, और आखिर कितने हद तक वो साकी के साथ आगे जा सकता है। और यार यूता भी ये सब चीज सोच ही रहा था कि ऐसा लगता है साकी ने फाइनली कपड़े चूज कर लिया है। और यार ये ड्रेस एक टेलर जैकेट और व्हाइट टी शर्ट का कॉम्बिनेशन है। एंड साकी के हिसाब से ये ड्रेस यूता पर काफी परफेक्ट लगेगा। जिसके बाद उसने यूता को इस ड्रेस के बारे में काफी अच्छे से समझाया, जिसके बाद यूता ने फाइनली चेंजिंग रूम में इस ड्रेस को ट्राई किया और उसे ये आउटफिट काफी अच्छा लग रहा है। और जब ये आउटफिट पहनने के बाद उसने साकी को दिखाया, साकी को भी ये आउटफिट काफी अच्छा लगा। और यार सिंस यूता अभी अपना लुक चेंज कर रहा है, इसलिए उसने साकी से पूछा कि सिंस मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ तो क्या मैं अपना हेयर भी डाई कर लूं। एंड ये यूता का ये बात सुनते ही साकी ने उसे एक टीचर की तरह डांटते हुए कहा तुम आखिर किसको इम्प्रेस करना चाहते हो, किसी राह चलते स्ट्रेंजर को। और साकी की ये सारी बातें सुनकर यूता उसे समझा रहा है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसके बाद साकी अब रिलैक्स्ड है और उसके फेस पर एक जेंटल स्माइल भी है। और साथ ही उसका ये भी कहना है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये कपड़े तुम्हारे लिए ही चूज किया है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसमें काफी अच्छे लग रहे हो। एंड साकी की इन सारी बातों से अब लगता है यूता भी काफी सेटिस्फाइड है। और साथ ही उसने अपने इस बिहेवियर के लिए साकी से माफी भी मांगा। और अभी ये सब चीजें हो ही रही थी कि अचानक से यूता को सिहोरी की बातें याद आई, जहाँ उसने बताया था कि अगर कोई मेरा बॉयफ्रेंड होगा तो कैसे ड्रेसअप करता है उससे मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता तब तक जब तक कि वो मुझे खुश रखता है। और साथ ही उसे मारू और सिंजो की भी बातें याद आई, जहाँ उन्होंने कहा था कि तुम कैसे ड्रेसअप करते हो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम जिस इंसान के साथ हो उससे तुम अच्छे लगते हो या फिर नहीं, और वो इंसान तुम्हारे साथ खुश है, सब ठीक है। एंड ये सब चीजें याद आने के बाद यूता को फाइनली ये भी समझ आ चुका है कि लोग उसके ड्रेसअप स्टाइल के बारे में क्या सोचते हैं, इससे कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ता तब तक जब तक कि साकी को उसके ड्रेसिंग स्टाइल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसके बाद फाइनली बिल पे करने के बाद घर वापस जाते हुए दोनों डिनर के बारे में बातें कर रहे हैं। और घर वापस आते हुए जब साकी ने यूता से कहा कि मैं उम्मीद करूंगी मैं ये ड्रेस पहनने का काफी चांसेस मिलेंगे। एंड ये सुनकर यूता का कहना है कि जितना हो सके उतना मैं इस ड्रेस को पहनना चाहता हूँ, क्योंकि एट द एंड तुमने इस ड्रेस को सेलेक्ट किया है। और ये कहने के बाद यूता को भी रियलाइज हो रहा है कि उसके इस बात से साफ है कि वो कहना चाहता है अब से हम बार बार ऐसे ही डेट पर जाएंगे। एंड ये चीज रियलाइज करते ही यूता सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। बट हाँ वहीं साकी के फेस पर उसका यूजुअल ऑकवर्ड स्माइल है। एंड साकी की ये स्माइल देखने के बाद यूता अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फाइनली दोनों अपार्टमेंट के एलिवेटर में हैं। और अभी यूता कुछ सोच ही रहा था, साकी ने अचानक से उससे पूछा कि वैसे आज मैंने कैसा परफॉर्म किया। एंड ये क्वेश्चन इतना आसान था कि यूता को ये समझने में थोड़ा टाइम लगा कि साकी ने ये क्वेश्चन उससे ही पूछा है। जिसके बाद यूता ये जानना चाह रहा है कि साकी ये क्वेश्चन आखिर किस सेंस में पूछ रही है। जिसके बाद साकी ने उसे क्लियर किया क्या मुझसे बात करना, मेरे अराउंड रहना, ये सब चीजें इजी थी, और क्या तुमने आज मेरे बारे में कुछ अलग नोटिस किया। एंड साकी का ये क्वेश्चन सुनते ही यूता वहीं रुक गया और एक बार फिर वो सर से लेकर पांव तक साकी को ऑब्जर्व कर रहा है। एंड उसके हिसाब से अभी तक साकी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो जाहिर है साकी अपने अपीयरेंस के बारे में तो बिल्कुल नहीं कह रही है। और यहाँ तक कि साकी का हेयर स्टाइल भी आज भी हमेशा की तरह ही सेम है। एंड काफी देर ऑब्जर्व करने के बाद अभी तक यूता को बिल्कुल समझ नहीं आया कि साकी आखिर किस चीज के बारे में बात कर रही है, क्योंकि उसके हिसाब से साकी के अपीयरेंस में कुछ भी चेंज नहीं है। इसे थोड़ी देर सोचने के बाद यूता के मन में आया कि क्या हो सकता है जिस चीज को लेकर मैं शुरुआत से ही परेशान हूँ साकी उसी चीज के बारे में बात कर रही है। और ये चीज रियलाइज होते ही यूता ने साकी से पूछा कि क्या तुम अपने एक्सप्रेशन के बारे में कह रही हो। और जैसे ही साकी ने एग्री किया यूता ने फिर से उससे क्वेश्चन पूछा तो क्या तुम आज अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। और ये जैसे यूता ने ये चीज कहा सेम इसी टाइम पर साकी ने भी कहा कि आज मैं तुमसे और फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही थी। एंड इन दोनों को एक दूसरे की बातें सुनने के बाद समझ आ चुका है कि यहाँ थोड़ी तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जिसके बाद साकी यूता से माफी मांगते हुए उसे समझा रही है कि मैं तुम पर बिल्कुल हंस नहीं रही थी, बल्कि मैंने तुमसे पहले ही भी कहा है कि तुम जैसे हो वैसे काफी अच्छे लगते हो और मुझे माफ करना, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। एंड
यूता को भी रियलाइज हो रहा है कि उसने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि साकी उसके साथ और कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रही थी। और ये चीज रियलाइज करने के तुरंत बाद यूता ने साकी को समझाया कि तुम जैसी हो वैसी ही परफेक्ट हो, तुम्हें चेंज होने की जरा भी जरूरत नहीं है। और ये साकी के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है मानो यूता की ये बात उसके लिए थोड़ी सरप्राइजिंग है। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है साकी हमेशा की तरह आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अपने डायरी में लिख रही है। और आज का डेट है 20 अक्टूबर ट्यूसडे, जहाँ साकी ने अपनी डायरी में लिखा कि आज यूता के साथ शॉपिंग पर जाने की वजह से काफी नर्वस है और इस वजह से वो क्लासेस पर भी फोकस नहीं कर पा रही है। और साथ ही साकी के मन में लगातार यही चल रहा है कि आखिर कैसे वो अपने एटीट्यूड को चेंज करके इसी लड़के को खुश कर सकती है, इतना कि वो सिबलिंग से थोड़ा ज्यादा हो बट रियल लवर से थोड़ा कम। और ऐसा नहीं है कि साकी इस तरह से किसी भी लड़के के बारे में सोचती है, बल्कि उसे सिर्फ और सिर्फ अभी यूता की परवाह है और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि यूता कभी भी उससे नफरत करे। इसलिए अभी ये सारे थॉट्स उसके मन में आ रहे हैं। और अभी साकी ये सब चीजें सोच रही थी, माया उसके करीब आई और उसने पूछा कि आखिर तुम कहाँ खोई हुई हो। और थोड़ा बहुत साकी को टीज करने के बाद माया ने काफी सॉफ्टली उसके ईयर्स में कहा कि अगर तुम थोड़ा और मुस्कुराओगी तो यूता तुम्हारे दिल के और करीब आ जाएगा। और ये सुनकर साकी माया को समझा रही है कि हर एक चीज घुमा फिरा कर यूता पर लाने की जरा भी जरूरत नहीं है। और यार भले ही साकी माया से ये सारी बातें करने से मना कर रही है, बट स्टिल उसके मन में ये भी चल रहा है कि अगर मेरे मुस्कुराने की वजह से यूता मेरे और करीब आ सकता है तो ये मैं जरूर करूंगी। बट यार तुम्हें पता है, भले ही साकी ने स्माइल करने का डिसाइड किया, बट ये चीज उसके लिए काफी टफ साबित हुई और यूता ने भी साकी के स्माइल को बड़े गलत वे में ले लिया। और घर पहुंचने के बाद साकी मिरर में देखते हुए स्माइल करने की काफी प्रैक्टिस कर रही है, बट हाँ अपने इमोशन छुपाने की वजह से साकी काफी कम स्माइल करती है, इसलिए उसे ये भी याद नहीं स्माइली फेस आखिर होता कैसा है। और बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से उसके फेस मसल भी काफी पेन हो रहे हैं, बट स्माइल करने की साकी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। एंड फाइनली यूता का डोर नॉक करने के बाद जब साकी लिविंग रूम में सोफा पर उसका वेट कर रही थी और फाइनली यूता बाहर आया एंड इन दोनों की नजरें मिली, साकी ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और उसका दिल काफी जोरों से धड़क रहा है और उसे अपनी आउटफिट को लेकर काफी चिंता हो रही है। एंड ये सारे थॉट्स के साथ साथ साकी डायरी में आज शॉपिंग के दौरान जो कुछ भी हुआ हर एक चीज के बारे में लिख रही है। और यार यूता को देखने के बाद साकी खुद का और यूता का ड्रेसिंग स्टाइल कंपेयर कर रही है, जहाँ साकी को यूता का स्टाइल काफी कामिंग लग रहा है, वहीं उसे खुद का ड्रेसिंग स्टाइल थोड़ा फ्लैशी लग रहा है। साकी ये भी सोच रही है कि यूता चाहे कुछ भी पहने वो अच्छा ही लगता है, तो क्या इसका मतलब है कि यूता का फैशन सेंस अच्छा है या फिर उसमें कुछ अलग बात है। और हालांकि साकी भी इस आउटफिट में काफी अच्छी लग रही है, बट उसके मन में ये भी चल रहा है या फिर यूता को ये आउटफिट कैसा लगा। और अभी आगे शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट तक जाते हुए साकी अभी इन सब चीजों के बारे में सोच रही है। और तुम्हें याद होगा कि शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में एक कपल किस कर रहे थे और उन्हें देखकर यूता काफी साई फील कर रहा था, और वो सेम चीज साकी के साथ भी हुआ। उन्हें देखकर साकी का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है, बट वो अपना ये एम्बैरेसमेंट यूता को बिल्कुल नहीं दिखा सकती और वो अभी इन कपल्स की तरह खुद को और यूता को साथ में इमेजिन कर रही है। और ये थॉट आते ही साकी कंफ्यूज्ड है आखिर ये उसके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसने ऐसा कुछ इमेजिन नहीं किया था। और जहाँ अपना एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए साकी ने यूता से कहा कि ऐसे किसी को देखना काफी अजीब है और रूड भी है। और ये सुनते ही जब यूता ने साकी से माफी मांगा, साकी थोड़ी कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसने ये चीज यूता को सॉरी फील कराने के लिए नहीं बल्कि अपना एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए कहा था, इसलिए साकी को थोड़ा गिल्टी भी फील हो रहा है। और यार सिंस आज पहली बार है जब साकी और यूता दोनों साथ में कहीं इतने दूर आए हैं और वो भी शॉपिंग के लिए, इसलिए साकी काफी नर्वस है और उसका दिल भी काफी जोरों से धड़क रहा है। एंड यार माया के लिए शॉपिंग करने के बाद जैसे यूता काफी दुखी था, वैसे ही साकी भी इस चीज से थोड़ी सैड है कि इनका शॉपिंग डेट जल्दी खत्म होने वाला है। बट एट द एंड यूता के पूछने पर कि क्या मेरे ड्रेसिंग स्टाइल में कुछ अजीब है, साकी ने यूता के लिए कपड़े सेलेक्ट करने का ऑफर दिया। एंड इसके बाद मेंस क्लोथिंग स्टोर में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में साकी अभी अपने डायरी में लिख रही है। एंड नाउ घर पहुंचते हुए अपार्टमेंट की लिफ्ट में तुम्हें याद ही होगा जब साकी ने यूता से पूछा कि आखिर मैंने आज कैसा परफॉर्म किया, एंड जैसे यूता ने साकी से कहा कि तुम्हारा एक्सप्रेशन, ये वर्ड सुनते ही साकी काफी खुश हो गई और उसे लगा कि चलो मेरी मेहनत रंग लाई। एंड यूता ने फाइनली ये चीज नोटिस कर लिया कि मैं उसके सामने काफी अच्छे से स्माइल करने की कोशिश कर रही थी। और अभी साकी ये सब सोच ही रही थी कि जैसे यूता ने उसे कहा कि तुम अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, है ना। ये चीज सुनते ही साकी सच में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है और ये चीज सोचकर काफी एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है कि मैंने यूता के सामने स्माइल करने की अपनी पूरी कोशिश की ताकि वो खुश हो, बट उसे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। एंड इस बारे में जितना साकी सोच रही है उतना ज्यादा एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है और वो चाह रही है वो जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए और कुछ ऐसा हो जाए कि ये सारी मेमोरीज उसके दिमाग से खत्म हो जाए। और हालांकि इस चीज की वजह से साकी रोना चाह रही है, बट स्टिल अभी भी उसने अपने फेस पर एक काम एक्सप्रेशन मेंटेन रखा है। और अभी साकी ये सब सोच ही रही थी कि तभी यूता ने कहा कि जैसे तुम हो वैसे ही अच्छी लगती हो, तो शायद तुम्हें चेंज होने की जरा भी जरूरत नहीं है। और अभी भी हालांकि यूता की ये बात सुनने के बाद साकी काफी सरप्राइज्ड है, बट स्टिल वो ऐसे रिएक्ट कर रही है मानो उसने कुछ भी नहीं सुना और लगातार उसके मन में अब यही चल रहा है कि आखिर इन दोनों का रिश्ता क्या है। क्या ये दोनों ऐसे सिबलिंग्स हैं जो कि एक दूसरे को समझते हैं या फिर ये दोनों लवर्स बनने के लिए एक बेटर चॉइस है। इन दोनों का क्या रिलेशन है साकी को जरा भी समझ नहीं आ रहा। बट हाँ, यूता की ये इनकरेजिंग बातें सुनने के बाद वो सच में उसे टच करना चाहती है, बट उसे ये भी पता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो यूता सच में काफी सरप्राइज हो जाएगा। इसलिए उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा करने का आखिर कब राइट टाइम आएगा, या फिर आया भी तो क्या वो राइट टाइम होगा या फिर नहीं। एंड इन सब
थॉट्स की वजह से साकी जरा भी रिएक्ट नहीं कर पा रही है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और सिंस आज माया का बर्थडे है एंड साकी ने अभी तक अपना गिफ्ट नहीं लिया है, इसलिए जब यूता लिविंग रूम में आया उसे बाय करते ही तुरंत साकी गिफ्ट खरीदने के लिए बाहर चली गई। और हाँ, हमेशा की तरह क्लासेस अटेंड करने के बाद साकी और यूता दोनों माया के बर्थडे पार्टी में जाने वाले हैं। बट हाँ, साकी ने यूता को पहले ही मैसेज कर दिया है कि वो उसे डायरेक्टली माया के घर पर ही मिलेगा, इसलिए जाहिर है यूता को माया के घर अकेले ही जाना होगा। और पहले तो वो अपने आउटफिट को लेकर काफी टेंस था, बट उसे साकी के ऊपर पूरा विश्वास है और सिंस ये ड्रेसेस साकी ने उसके लिए सेलेक्ट किया है, इसलिए यूता इन्हें कॉन्फिडेंटली कैरी करने वाला है। एंड नाउ माया से उसका एड्रेस लेने के बाद जब यूता उसके घर पहुंचा और अभी वो सोच ही रहा था कि अगर बेल रिंग करने पर माया के अलावा कोई और आया तो ये कितना ऑकवर्ड हो सकता है, तभी उसे वहाँ पर माया और साकी मिल गई। और उन्हें देखकर यूता अब थोड़ा रिलैक्स्ड है एंड इन दोनों का बिहेवियर हमेशा की तरह काफी नॉर्मल है। एंड थोड़ी देर बाद जब यूता ने नोटिस किया, उसे रियलाइज हो रहा है कि उसके और साकी के अलावा अभी इस पार्टी में कोई भी नहीं आया है। और जब ये चीज उसने माया से पूछा एंड माया ने उसे बताया कि तुम दोनों के अलावा मैंने किसी को भी पार्टी में इन्वाइट नहीं किया है, ये जानकर यूता सच में काफी शॉक्ड है। और अब यूता इस चीज के पीछे का रीजन जानना चाह रहा है। एंड माया का सिंपली कहना है क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ दोनों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी। बट यार यूता माया के इस एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। माया के भी बातों से लग रहा है कि वो इस चीज को एक्सप्लेन करने की बिल्कुल मूड में नहीं है। और सिंस अब माया यूता के इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही है, इसलिए जब यूता ने साकी की तरफ आंसर के लिए देखा, साकी ने भी तुरंत अपनी नजरें फेर ली। एंड यूता अब कंफ्यूज है कि क्या इस चीज के बारे में साकी को पहले से ही पता था या फिर नहीं। और यूता भी ये सब सोच ही रहा था। माया ने इनसे कहा सिंस आज पार्टी में सिर्फ और सिर्फ हम तीन ही होने वाले हैं, क्यों ना हम तीनों लिविंग रूम में बैठने की जगह मेरे रूम में ही बैठे। और ये सुनकर साकी माया से जानना चाह रही है कि सिंस हमारे साथ यूता भी है तो क्या तुम्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये सुनने के बाद माया ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा सिंस मैंने अपने सारे एडल्ट बुक्स सेफ जगह पर रख दिया है और अपने अंडरगारमेंट्स भी रूम से निकाल दिया है और साथ ही मेरी यूनिफॉर्म और बाकी सारी चीजें भी मैंने सेफली एक अच्छी जगह पर रख दिया है, तो शायद यूता के मेरे रूम में होने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड यार इतनी सारी चीजें अचानक से सुनकर यूता कोशिश कर रहा है कि ये शॉक उसके फेस पर बिल्कुल विजिबल न हो। और वहीं एक बार फिर से माया के कंफर्म करने पर फाइनली तीनों ने उसके रूम में एंटर किया और अभी यूता हमेशा की तरह नॉर्मल बिहेव करने की पूरी कोशिश कर रहा है। एंड नाउ माया के रूम से बाहर जाने के बाद अभी साकी और यूता दोनों रूम में पूरी तरह से अकेले हैं। एंड साकी का कहना है ये किसी भी तरह से एक बर्थडे पार्टी तो नहीं लग रहा है, बट जो भी हो अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे, यहाँ माया भी आ गई। एंड फाइनली साकी ने जो माया के लिए केक लाया था उसे कट करने के बाद यूता ने माया को उसका बर्थडे गिफ्ट दिया और ये गिफ्ट माया को सच में काफी पसंद आया। एंड ये जानकर यूता भी रिलैक्स्ड है और अभी पार्टी एंजॉय करते हुए साकी और माया दोनों बातें कर रहे हैं और वहीं यूता नॉर्मली इन दोनों की बातें सुन रहा है। और अभी साकी और माया बातें कर ही रहे थे कि तभी माया ने उससे कहा बर्थडे से मुझे याद आया हमारा बर्थडे भी दिसंबर में आने वाला है ना। साकी के हाँ कहते ही माया अब यूता से जानना चाह रही है कि उसका बर्थडे आखिर कब है। जब यूता ने बताया कि मेरा बर्थडे भी दिसंबर में ही आता है, ये जानकर माया काफी सरप्राइज्ड है। बट हाँ, यूता का बर्थडे साकी के बर्थडे से एक वीक पहले आता है, जिसका मतलब साफ है यूता साकी से एक वीक बड़ा है। एंड ये सारा डिस्कशन करते हुए हमेशा की तरह माया साकी और यूता को टीज भी कर रही है और उसका ये भी कहना है इसमें तुम दोनों आज मेरे बर्थडे पार्टी में आए हो तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम दोनों के लिए हम दिसंबर में एक काफी ह्यूज बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करें। और ह्यूज बर्थडे पार्टी से माया का क्या मतलब है यूता को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से सिंस उसका बर्थडे दिसंबर में आता है इसलिए उसके पेरेंट्स हमेशा क्रिसमस के साथ ही उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करते थे, इसलिए यूता को इस चीज की काफी आदत हो चुकी थी। और वैसे भी उसने काफी टाइम से अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया। और यार सिंस माया के पास एक काफी छोटा सिबलिंग भी है, इसलिए जाहिर है वो भी इन तीनों की पार्टी ज्वाइन करना चाह रहा है। और वही माया उसे समझा रही है वो इन तीनों को बिल्कुल डिस्टर्ब न करे। एंड ना फिर से थोड़ी देर और ऐसे ही बातें करने के बाद यूता और साकी अब फाइनली घर जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद माया के फादर भी आ जाएंगे एंड माया की फैमिली भी उसका बर्थडे काफी जॉयफुली सेलिब्रेट करने वाली है। ये चीज इमेजिन करके साकी सच में काफी खुश है और उसका कहना है माया तुम सच में काफी लकी हो कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी फैमिली है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अभी यूता और साकी माया के घर से जा ही रहे थे कि माया ने फिर से इन दोनों को टीच करना स्टार्ट कर दिया और उसका कहना है कि शायद तुम दोनों सिबलिंग के तौर पे एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल नहीं हो, बट जिस तरह से तुम दोनों का बिहेवियर है उसे देखकर कह सकते हैं तुम दोनों काफी हद तक मैरिड कपल जैसे हो। एंड ये सुनकर जाहिर है एम्बैरेसमेंट की वजह से साकी का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। एंड अब साकी के लिए माया का टीचिंग हैंडल कर पाना काफी टफ हो रहा है, इसलिए फिर से उसे बाय करने के बाद साकी यूता के साथ वापस घर के लिए निकल गई। और अभी घर वापस जाते हुए पूरे रास्ते साकी माया के बारे में ही कंप्लेन कर रही है। बट हाँ, साकी और माया की बातें सुनने के बाद यूता को समझ आ चुका है ये दोनों सच में काफी अच्छी फ्रेंड्स बन चुकी हैं। एंड ये रियलाइज करने के बाद यूता सच में साकी के लिए काफी खुश है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमेशा की तरह साकी माया के बर्थडे पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अपने डायरी में लिख रही है और लिखते हुए माया की बातें याद करके वो अभी काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है, क्योंकि जब माया और साकी ने यूता को माया के घर के सामने देखा, माया ने साकी के ईयर्स में कहा था कि अगर तुम चाहो मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ सकती हूँ। और ये सुनकर एम्बैरेस्ड होने के साथ साथ साकी प्रे कर रही है ये चीज यूता ने न सुनी हो। और साथ ही उसके मन में ये भी क्वेश्चन है क्या माया को उसके और यूता के रिलेशन के बारे में पता है। और वैसे तो ये दोनों स्टेप सिबलिंग्स हैं, तो हाँ इन दोनों के ज्यादा क्लोज होने की वजह से अगर माया इन्हें टीच कर रही है तो साकी के हिसाब से सिबलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि माया भी अपने
अपने सिबलिंग से काफी क्लोज है और साकी के मन में ये भी चल रहा है कि अगर यूता माया के सिबलिंग्स की तरह किंडरगार्टन में रहता तो आखिर वो उस समय कितना क्यूट दिखता। और साथ ही उसके मन में ये भी चल रहा है कि अगर उस टाइम यूता मुझे परेशान करता तो मैं उसके चिक पुल करती। एंड ये साकी की बातों से एकदम साफ है कि वो अभी अपने फैंटेसी वर्ल्ड में आ चुकी है। एंड ये चीज रियलाइज करते ही साकी खुद को समझा रही है कि इन सब चीजों के बारे में सोचने से ज्यादा उसे यूता के बर्थडे प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए। बट हाँ, सिंस अभी उसके नहाने का टाइम हो चुका है, इसलिए जैसे ही वो अपने रूम से बाहर आई उसे गेट खुलने की आवाज सुनाई दी। और ये कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम है, जो कि हमेशा के कंपेरिजन आज घर काफी जल्दी आई है, इसलिए साकी अभी उनके लिए टी प्रिपेयर कर रही है। और सिंस आजकल पहले के कंपेरिजन साकी की मदर को जब भी लो फील होता है वो अपना काम छोड़कर घर वापस आ जाती हैं। और जब से इन्होंने यूता के फादर से शादी की है अब वो अपना पूरा ख्याल रखती हैं। और साकी के हिसाब से उसकी मदर को अपने फैमिली पर पूरा विश्वास है और उसे ये भी लगता है कि एक फैमिली जो कि किसी भी सिचुएशन में सपोर्ट करे इसका होना काफी जरूरी है। एंड ऐसे फैमिली की वजह से इंसान को मेंटल स्ट्रेंथ भी मिलता है। एंड ये सारी चीजें अपनी मदर से कहने के बाद साकी ने उनसे ये भी कहा कि आप सिर्फ ताइची पर ही नहीं बल्कि आपको जब भी जरूरत हो आप मेरे पर भी डिपेंडेंट हो सकती हैं। और हालांकि साकी ने ये सब चीजें कहा बट अभी भी उसे लगता है कि वो अपनी मदर के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। एंड इस थॉट के साथ ही सही लेकिन अपनी मदर के साथ थोड़ी देर बातें करने के बाद जब साकी को ये पता चला यूता के फादर और उसकी मदर दोनों ने क्रिसमस के लिए अपने जॉब से ब्रेक लेने का डिसाइड किया है और साथ ही क्रिसमस के साथ साथ इन्होंने साकी का बर्थडे भी उसी दिन सेलिब्रेट करने का प्लान किया है। एंड ये चीज जैसे साकी को पता चली वो सच में दिल से खुश है क्योंकि ये पहला क्रिसमस होने वाला है जो कि वो अपने रियल फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने वाली है। एंड यार इसके बाद हमें माया के बर्थडे के एक वीक बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूता बाथरूम में रेडी होते हुए सोच रहा है कि विंटर आ चुके हैं और शायद वही एकमात्र पर्सन है जो कि प्रॉपर स्किन केयर फॉलो नहीं कर रहा है। हालांकि साकी से मिलने के बाद से ही यूता ने पहले के कंपैरिजन अपना और अच्छे से ख्याल रखना स्टार्ट कर दिया है। और साथ ही यूता को ये भी याद है कि साकी ने उससे कहा था तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। बट यूता का मानना है कि साकी के लिए अपने फीलिंग्स की वजह से उसे चेंज होना ही होगा चाहे इसके लिए उसे कितना भी टाइम लगे। एंड इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जब इन्हें टीचर के थ्रू पता चला कि हैलोवीन के दिन सिंस शिबुया में काफी गार्बेज इकट्ठा हो जाता है इसलिए उसे क्लीन करने के लिए इन्हें वॉलंटियर करना पड़ेगा। ये जानकर मारू सच में काफी गुस्से में है और उसका कहना है कि किसी और का गार्बेज आखिर हम क्यों क्लीन करेंगे। इन मारू का ये पॉइंट ऑफ व्यू यूता को भी काफी सही लग रहा है। और स्कूल खत्म होने के बाद जब यूता प्री स्कूल के लिए निकला उसे साकी का एक मैसेज रिसीव हुआ कि प्री स्कूल खत्म होने के बाद हम दोनों शॉपिंग पर जा सकते हैं। एंड ये जाहिर है कि यूता को इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एंड वो साकी के साथ शॉपिंग जाने के लिए सच में काफी एक्साइटेड है। एंड इसके बाद जब उसने क्लास में एंटर किया उसे सामने काहो दिख गई और सिंस काहो के पास सीट खाली है इसलिए यूता उसके पास जाकर बैठ गया और साथ ही उसने काहो ग्रीट भी किया। एंड फाइनली प्री स्कूल खत्म होने के बाद अभी यूता यहाँ से जा ही रहा था कि काहो ने उसे रोकते हुए कहा तुम पहले से बदल चुके हो। एंड काहो को ऐसा क्यों लग रहा है यूता को जरा भी नहीं समझ आ रहा। यूता का ये एक्सप्रेशन देखकर काहो उससे जानना चाह रही है कि क्या तुम्हारे पास अब एक गर्लफ्रेंड है। एंड काहो का ये क्वेश्चन सुनने के बाद यूता को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आखिर वो कैसे अपने और साकी के रिलेशन के बारे में उसे समझाए। एंड ये चीज उसके फेस पर पूरी तरह से विजिबल है जिसे रियलाइज करने के बाद काहो का कहना है कि अगर तुम अपने फीलिंग के साथ प्रोग्रेस कर रहे हो तो चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो सेक्स फ्रेंड हो या फिर कुछ और मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। एंड काहो की ये कंसर्निंग बातें सुनने के बाद यूता का भी कहना है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से हुआ है इसलिए थैंक यू क्योंकि अगर तुम मुझे अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए पुश नहीं करती तो शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं। एंड यूता के ये कहने के बाद ही काहो उससे टीज करते हुए पूछ रही है कि अगर ऐसा है तो क्या तुम्हारा दूसरी लड़की से बात करना सही होगा। जिसका यूता ने जवाब दिया हाँ मुझे लगता है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा एक फ्रेंड से ज्यादा कुछ भी नहीं माना है। एंड इन सारी बातों के साथ साथ यूता काहो से आने वाले हैलोवीन पार्टी के बारे में बातें कर रहा है और वो ये जानकर काफी सरप्राइज्ड है कि काहो को हैलोवीन पार्टी काफी पसंद है क्योंकि वो शिबुया में ही रहती है। और हाँ हैलोवीन पार्टी से रिलेटेड काहो का ओपिनियन मारू से काफी अलग है। और अभी यूता काहो से ये सारी बातें कर ही रहा था कि तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। साकी ने उसे मैसेज किया है कि वो प्री स्कूल तक पहुंच चुकी है। और यार हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एक शॉपिंग है बट स्टिल जब भी यूता को साकी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है वो सच में इस चीज से काफी एक्साइटेड हो जाता है और उसका दिल भी काफी जोर से धड़कने लगता है। और अभी यूता को इतनी जल्दबाजी में जाते हुए देखकर काहो से जानना चाह रही है कि क्या ये उसी लड़की का मैसेज है जिसके बारे में तुम बातें कर रहे थे। एंड काहो के इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए जल्दबाजी में यूता क्लास से बाहर आ गया। एंड नाउ साकी के पास पहुंचते ही यूता सबसे पहले उससे यही जानना चाह रहा है कि क्या तुम्हें ज्यादा वेट करना पड़ा। जिसका साकी ने जवाब दिया नहीं जस्ट अभी मैं यहाँ पर आई। और यार भले ही ये एक नॉर्मल शॉपिंग ट्रिप है बट स्टिल साकी ने खुद को काफी अच्छे से ड्रेसअप किया है जिसे देखकर यूता उसके बगल में खड़े होने में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है क्योंकि उसने अभी भी स्कूल यूनिफॉर्म ही पहना है। बट जो भी हो फाइनली दोनों सुपरमार्केट आ चुके हैं। एंड यहाँ के हर एक डेकोरेशन से साफ है लोगों ने हैलोवीन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। एंड हैलोवीन डेकोरेशन का ऑरेंज थीम यूता के आंखों में काफी चुभ रही है। एंड यार अभी साकी और यूता दोनों नॉर्मल कपल्स की तरह शॉपिंग कर रहे हैं और भले ये एक शॉपिंग ट्रिप है बट स्टिल ऐसे नॉर्मली साकी के साथ टाइम स्पेंड करना यूता को काफी अच्छा लग रहा है। और साथ ही यूता साकी के शॉपिंग स्किल से काफी इम्प्रेस भी है और हर तरीके से वो उसकी हेल्प भी करना चाह रहा है। एंड ये जानकर साकी थैंक कहते हुए कोई ब्लश भी कर रही है। एंड जब ये चीज यूता ने नोटिस किया उसके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है। एंड नाउ फाइनली शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद जब ये दोनों घर पहुंचे अभी काफी लेट हो चुका है बट हाँ साकी ने ऑलरेडी डिनर प्रिपेयर कर दिया था इसलिए इन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और सिंस साकी ने ही
मेनली हर एक काम किया है और आजकल वो कोशिश करती है कि वो घर का हर एक काम करे। इसलिए यूता अभी साकी की यूटेंसिल क्लीन करने में हेल्प करना चाह रहा है और उसका ये भी कहना है कि सिंस आजकल तुम हर एक चीज कर रही हो और मैंने नोटिस किया है कि तुम कोशिश करती हो कि कोई भी काम मुझे न करना पड़े, इसलिए प्लीज कम से कम मुझे इतना काम तो करने दो। और हाँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए इस काम के अलावा शायद कुछ है भी नहीं। एंड यूता की ये बात सुनते ही साकी ने उसे तुरंत जवाब दिया, क्या सच में तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ और नहीं है? और क्या तुम्हें लगता है कि मैंने नोटिस नहीं किया होगा कि तुम आजकल खुद घर के हर एक खर्चे उठाने की कोशिश कर रहे हो? एंड साकी की ये बात सुनकर यूता सच में काफी सरप्राइज्ड है, क्योंकि उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था ये चीज साकी को पता चल जाएगी। और मुझे ये भी पता है कि स्कूल के बाद तुम प्री स्कूल में अपना मैक्सिमम टाइम इसलिए स्पेंड करते हो ताकि तुम हम सब के लिए एक स्टेबल लाइफ क्रिएट कर सको। एंड यार यूता के लिए सच में काफी सरप्राइजिंग है कि साकी अब उसे इतना अच्छे समझती है। एंड अभी यूता ये सब सोच ही रहा था, साकी ने उससे फिर से कहा कि यूता, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ, तो जाहिर है कि मेरे लिए तुम्हारे बारे में ये सब चीजें नोटिस करना कोई बड़ी बात नहीं है। और यार सिंस अभी यूता यूटेंसिल्स क्लीन कर रहा है, इसलिए वो डायरेक्टली साकी का फेस नहीं देख पा रहा है। हालांकि उसने अपनी साइड आइज से साकी का एक्सप्रेशन देखने की कोशिश की, पर साकी ने अभी अपना सर नीचे किया हुआ है, इसलिए यूता को बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है। ये सब कहने के बाद साकी का एक्सप्रेशन आखिर कैसा है। और अभी यूता और साकी के बीच में ये थोड़ा बहुत ही सही लेकिन टेंस्ड इन्वायरमेंट था ही, तभी किचन में यूता के फादर भी आ गए। हालांकि उन्होंने इन दोनों को जरा भी डिस्टर्ब नहीं किया और तुरंत बाथरूम में चले गए। एंड नाउ यूता के फादर के जाने के बाद दोनों ने फिर से आने वाले हैलोवीन और बाकी सारी चीजों के बारे में बातें की। एंड इन सारे कन्वर्सेशन की वजह से साकी ने जो कुछ भी कहा सारी चीजें यूता के दिमाग से चली गई। और हाँ, सिंस हैलोवीन के दिन इन दोनों को अपने पार्ट टाइम जॉब पर भी जाना है और इन दोनों का शिफ्ट भी सेम है, इसलिए साकी का कहना है कि वैसे तो हैलोवीन के कॉस्ट्यूम में लोगों को देखकर मुझे डर लगता है, बट हाँ, सिंस मेरे शिफ्ट में मेरे साथ रहने वाले हो तो कह सकते हैं कि ये मेरे लिए थोड़ी अच्छी चीज है। एंड यार इसके बाद हमें हैलोवीन से 2 दिन पहले का स्कूल सीन दिखाया जाता है, जहाँ जब साकी को उसके टीचर ने फिर से याद दिलाया इन्हें हैलोवीन के बाद लेने के लिए कुछ वॉलंटियर्स की जरूरत है। तब साकी को याद आया उसने जब कुछ वीक्स पहले सियोरी से हैलोवीन के बारे में बातें की थी। उसने बताया कि हैलोवीन के दिन शायद इन्हें पार्ट टाइम जॉब पर कॉस्ट्यूम पहनना पड़े। एंड सियोरी के हिसाब से साकी इस कॉस्ट्यूम में काफी क्यूट भी लगेगी। बट हाँ, सिंस ग्रेड स्कूल कंप्लीट करने के बाद से ही साकी के मॉम ने उसे क्यूट कहना बंद कर दिया और क्यूट वर्ड से भी उसका काफी बैड एक्सपीरियंस है, इसलिए उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या कॉस्ट्यूम में क्यूट दिखना उसके लिए जरूरी है। ये सब सोचते हुए साकी के मन में अपना पास्ट एक्सपीरियंस भी चल रहा है, जहाँ जब भी बचपन में उसकी मॉम उसे ड्रेसअप करती थी और उसे क्यूट कहती थी, साकी को काफी अच्छा लगता था। लेकिन वहीं इन सब चीजों की वजह से साकी के फादर हमेशा उस पर गुस्सा करते थे। भले ही ये चीज वो अपने फेस पर शो नहीं करते थे, बट स्टिल साकी को अच्छे समझ आता था, तो मन ही मन उसे इन सब चीजों के लिए बद्दुआ दे रहे हैं। एंड साकी के फादर उससे ये भी कहते थे कि तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो, तुम दोनों सिर्फ और सिर्फ मेरी लाइफ में मुझे परेशान करने ही आए हो। इसलिए जब भी साकी क्यूट वर्ड सुनती है उसे बिल्कुल समझ नहीं आता या फिर उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। बट हाँ, जो भी हो, साकी हमेशा कोशिश करती है कि वो काफी अच्छे से ड्रेसअप करे, इसलिए नहीं लोग उससे इंप्रेस हो, बल्कि इसलिए इन लोगों को उसे कुछ कहने का मौका न मिले। एंड अभी साकी ये सब सोच ही रही थी, तभी उसे माया की आवाज सुनाई दी। और सिंस साकी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि कब क्लासेस खत्म हो गई। एंड हमेशा की तरह माया साकी को अभी टीज कर रही है और उसका कहना है कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम कैरियोके में जाएंगे, मैं मेड कॉस्ट्यूम के साथ साथ कैट ईयर भी पहनना होगा। एंड इस ड्रेस को पहनकर तुम नेक्स्ट टाइम कैरियोके में गाना भी गाना। एंड जाहिर है कि साकी ऐसा कुछ भी करने वाली नहीं है। जिसके बाद माया ने उसे बताया कि सिंस हैलोवीन आने वाला है, इसलिए सैटरडे को उन्हें कैरियोके पार्टी ऑर्गेनाइज करने का डिसाइड किया है। एंड ये सुनते ही साकी ने माया को क्लियर किया, मैं कैरियोके पार्टी में बिल्कुल नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे पार्ट टाइम जॉब पर जाना है। एंड साकी की ये बात सुनकर माया उसे हमेशा की तरह टीज करते हुए पूछ रही है, तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारी दोस्ती या फिर पैसे? जिसका साकी ने जवाब दिया, पैसे। और वैसे भी ये काफी अजीब क्वेश्चन है, क्योंकि जॉब तो जॉब है, चाहे कुछ भी हो जाए साकी को अपने पार्ट टाइम जॉब पर जाना ही होगा। और साकी का ये आंसर सुनने के बाद माया का कहना है कि ठीक है, मैं ये चीज सबको बता दूंगी। एंड नाउ क्लासेस खत्म होने के बाद सिंस साकी के पास आज कोई काम नहीं है, इसलिए वो अपने स्टडीज पे फोकस करने के लिए जल्द से जल्द घर जा रही है। बट हाँ, उसके मन में ये भी चल रहा है सिंस यूता का आज प्री स्कूल है और उसने बताया था कि क्लासेस में वो एक लड़की से मिला और अब दोनों थोड़े क्लोज हैं। एंड ये सब सोचते हुए साकी के मन में बार बार यही क्वेश्चन चल रहा है कि क्या यूता और वो लड़की दोनों साथ में बैठते हैं। एंड इन सारे क्वेश्चंस की वजह से साकी जल्द से जल्द यूता को देखना चाह रही है और उसके मन में अभी काफी अजीब इमोशंस भी आ रहे हैं और उसे लग रहा है कि शायद उस लड़की की वजह से ही यूता आजकल अपने प्री स्कूल पर ज्यादा फोकस कर रहा है। बट हाँ, साकी खुद को ये भी समझा रही है कि सिंस प्री स्कूल अटेंड करने की वजह से यूता के ग्रेड्स काफी इंप्रूव हुए हैं, तो जाहिर है कि वो प्री स्कूल में जाकर उस लड़की के साथ टाइम पास बिल्कुल नहीं करता है, बल्कि वो अपनी स्टडीज पे पूरी फोकस कर रहा है। और हालांकि साकी का दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, बट उसका दिल इस चीज को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। एंड इन सारी चीजों की वजह से उसके दिल में इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी डेवलप हो रही है। इसलिए साकी ने यूता को तुरंत मैसेज किया कि जब तुम प्री स्कूल से फ्री हो जाना, हम दोनों ब्रेकफास्ट के लिए इंग्रेडिएंट खरीदने के लिए सुपरमार्केट जा सकते हैं। और ये मैसेज करते ही साकी अब सोच रही है कि आखिर इस मैसेज को रीड करने के बाद यूता उसके बारे में क्या सोचेगा। बट हाँ, यूता ने तुरंत साकी के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, जिस चीज से साकी अब थोड़ी रिलैक्स्ड है। और यार सिंस अभी यूता के साथ शॉपिंग जाने में भी थोड़ा टाइम है, इसलिए साकी ने थोड़ी देर और पढ़ाई की एंड अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद उसने सबके लिए ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर किया। बट हाँ, अभी घर पे सिर्फ और सिर्फ साकी और यूता के फादर हैं, इसलिए दोनों ने आज साथ में डिनर करने का डिसाइड किया।
और यह जाहिर है कि इन दोनों का रिलेशन काफी नया है, इसलिए यूता के फादर साकी के सामने थोड़ा ऑकवर्ड भी बिहेव कर रहे हैं। बट हाँ, सिंस उन्हें साकी का उसके फादर के साथ रिलेशन के बारे में साकी की मदद से पता चला है, इसलिए वो हमेशा कोशिश करते हैं जरा भी हर्ट न करें और ना ही उसे उनके सामने थोड़ा भी डर लगे। एंड यूता के फादर के बिहेवियर से साकी को भी ये सारी चीजें समझ आ रही है एंड ये सब रियलाइज करने के बाद वो सच में काफी खुश है और साथ ही वो यूता और उसके फादर को लेकर काफी थैंकफुल फील कर रही है। बट हाँ, ये भी सच है सिंस यूता के फादर एक एडल्ट मैन है एंड साकी का पास्ट मेमोरी अपने फादर को लेकर काफी बुरा रहा है, इसलिए उसे यूता के फादर पर कम्प्लीटली ट्रस्ट कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है। बट हाँ, इसमें यूता के फादर की गलती भी नहीं है एंड इन सब चीजों की वजह से साकी को अपनी पास्ट मेमोरीज भी याद आ रही हैं, इसलिए उसने अचानक से यूता के फादर से पूछा कि डैड, आपको मॉम के बारे में क्या चीजें नहीं पसंद है। एंड साकी का ये क्वेश्चन यूता के फादर के लिए काफी सरप्राइजिंग है, इसलिए उनका ये भी कहना है कि मुझे क्या नहीं पसंद है। आखिर ये क्वेश्चन अचानक से क्यों आ गया? और वैसे लोग मेनली ये पूछते हैं ना, मुझे किसी भी इंसान के बारे में क्या पसंद है, जिसका साकी ने जवाब दिया कि आप दोनों को देखकर ये साफ है आप दोनों साथ में काफी खुश रहते हैं। एंड मेरे ख्याल से अगर दो लोग साथ में काफी टाइम स्पेंड करेंगे तो उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ खामियां पता चलती ही हैं। एंड आप दोनों के शादी को कुछ महीने हो चुके हैं, इसलिए मैं सोच रही थी कि आपको मेरी मदर के बारे में आखिर क्या चीज नहीं पसंद है। एंड अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के बाद साकी अब थोड़ी नर्वस फील कर रही है और उसे लग रहा है कि शायद उसने अपनी लिमिट को क्रॉस की है। बट हाँ, उसका इस क्वेश्चन से कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है, बल्कि वो चाहती है कि उसकी मदर और यूता के फादर दोनों साथ में हमेशा खुश रहें। एंड मेनली साकी ने ये क्वेश्चन अपने रियल फादर के साथ पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से पूछा है और साथ ही वो चाहती है कि अगर कोई चीज है जो कि इन्हें मेरी मदर के बारे में नहीं पसंद, तो साकी आगे कुछ भी गलत होने से रोकने की पूरी कोशिश करेगी। एंड अभी साकी ये सब सोच ही रही थी, यूता के फादर ने उससे कहा कि मुझे नहीं पता ये चीज डिसलाइक करनी चाहिए या फिर नहीं, बट तुम्हारी मदर किसी भी काम के लिए खुद को कुछ ज्यादा ही फोर्स करती हैं और वो कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्किंग है। एंड जब भी मैं यूता को किसी चीज के लिए डांटता हूँ, यूता के जाने के बाद वो उस चीज के लिए मुझे डांटने लगती हैं। साकी ये जानकर काफी सरप्राइज्ड है कि यूता के बारे में इन दोनों का काफी डिफरेंट ओपिनियन है। और हाँ, सिंस साकी की मदर जब बारटेंडर काम करती हैं, तो जाहिर है ड्रिंक करने के बाद काफी कस्टमर्स अपने दिल की बातें और काफी सारी चीजें उनके साथ शेयर करते हैं। एंड ये सब चीजें कभी कभी साकी की मदर के लिए काफी स्ट्रेसफुल हो जाता है। एंड इन्हीं सारी चीजों की वजह से ही साकी की मदर एंड साकी के रियल फादर के बीच में चीजें खराब हुई थी। साकी के रियल फादर को लगता था कि साकी की मदर के लेट आने की वजह उनका जॉब नहीं, बल्कि शायद उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। एंड इन सब चीजों की वजह से ही उन दोनों के बीच में चीजें इतनी खराब हो गई जिसे कभी सही किया भी नहीं जा सकता था। एंड साकी को अभी भी यही डर है कि कहीं उन सारी चीजों की वजह से साकी की मदर और यूता के फादर के बीच भी चीजें खराब ना हो जाएं। इसलिए साकी का कहना है कि डैड, अगर आप चाहें मैं मॉम की ये सारी कंप्लेंट सुन सकती हूँ। एंड साकी की ये बात सुनते ही यूता के फादर थोड़ा मुस्कुराते हुए उससे कह रहे हैं, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि मेरे ख्याल से भले ही अकी को कभी कभार थोड़ा अजीब बिहेव करती है, बट हाँ, उसकी हर एक चीज मुझे काफी क्यूट लगती है। और हाँ, शायद मैं तुम्हारी मदर से भी ज्यादा अजीब हूँ और जब भी मैं थक जाता हूँ मुझे लगता है कि मैं उससे भी ज्यादा कंप्लेन करता हूँ एंड मैं काफी चीजों में तुम्हारी मदर से कुछ ज्यादा ही बुरा हूँ। तो हाँ, कह सकते हैं कि हम दोनों एक तरह से काफी सिमिलर हैं और वैसे भी हम दोनों ने अपने पास्ट लाइफ में काफी सारी चीजें सही हैं। तो हाँ, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग में शायद उस चीज का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। और वैसे भी मेरे ख्याल से जब दो लोग शादी कर लेते हैं तो उन्हें एक दूसरे की थोड़ी बुरी चीजें भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। एंड यूता के फादर की ये सारी बातें सुनने के बाद और उनके एक्सप्रेशन से साकी को पूरी तरह से समझ आ चुका है कि यूता के फादर जो भी कह रहे हैं वो सच में दिल से कह रहे हैं। साकी ने उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद फाइनली ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो अपनी मॉम की जिम्मेदारी इन्हें दे सकती है और साथ ही उसे ये भी लगता है कि शायद मॉम की ही नहीं, वो अपनी जिम्मेदारी भी यूता के फादर को दे सकती है। बट हालांकि इस थॉट से साकी थोड़ी तो हिचकिचा रही है। और अभी ये सारी बातें करते हुए साकी ने जब टाइम की तरफ देखा, उसे रियलाइज हुआ वो शॉपिंग पे जाने के लिए काफी लेट हो गई। बट हाँ, काफी रात हो चुकी है, इसलिए यूता के फादर बिल्कुल नहीं चाहते साकी को अकेले कहीं जाना पड़े। एंड उनकी ये कंसर्निंग बातें सुनने के बाद साकी उसे समझा रही है कि मैं किसी भी डेंजरस स्ट्रीट पर जाना अवॉइड करूंगी। और वैसे भी जब मैं अपनी मदर के साथ अकेले रहती थी, मैं लेट नाइट सेल्स काफी बार जाती थी, तो हाँ, ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है। साकी की ये सारी बातें सुनने के बाद हालांकि यूता के फादर पूरी तरह से कन्विंस नहीं है, बट स्टिल उन्होंने साकी को अकेले जाने का परमिशन दे दिया। एंड नाउ फाइनली यूता के प्री स्कूल पहुंचने के बाद साकी ने उसे मैसेज ड्रॉप किया कि वो यहाँ पहुंच चुकी है। और अभी वो नॉर्मली यूता का वेट कर ही रही थी, तभी उसकी नजर काहो पर पड़ी। एंड काहो की फिजिक और अपीयरेंस देखकर साकी उससे काफी इंप्रेस्ड है और साकी को काहो एक मॉडल लग रही है और उसके हिसाब से शायद काहो को काफी अटेंशन मिलता होगा। बट हाँ, साकी को अभी ये नहीं पता है कि यूता किसी लड़की के बारे में उससे बातें कर रहा था। और अभी साकी ये सब सोच ही रही थी, तभी यूता भी यहाँ आ गया। एंड फाइनली दोनों ने साथ मिलकर अपनी शॉपिंग ट्रिप स्टार्ट की। और हाँ, शॉपिंग करते हुए साकी को ये भी रियलाइज हुआ कि यूता का मैक्सिमम कैरेक्टर्स उसके फादर पर ही गए हैं और वो सच में सबके लिए काफी रिस्पेक्टफुल रहता है। और हालांकि ये चीज उसने खुद के बारे में कभी रियलाइज नहीं किया है, बट हाँ, ये पूरी तरह से सच है। एंड हाँ, घर जाते हुए साकी यूता का हाथ पकड़ना चाहती है, बट हाँ, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये चीज वो यूता से कैसे कहे। और वैसे भी यूता ने अभी दोनों हाथ से अपनी बाइसिकल पकड़ा है, तो उसका हाथ अभी खाली भी नहीं है। एंड हाँ, तुम्हें याद ही होगा कि घर पहुंचने के बाद बातें करते हुए साकी के मन में अभी भी यूता का हाथ पकड़ने का ख्याल आ ही रहा था कि तभी उसे गेट खुलने की आवाज सुनाई दी। एंड किचन में उसके स्टेप फादर ने एंटर किया। हालांकि उन्होंने इन दोनों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया था, बट हाँ, इनके यहाँ अचानक से आने की वजह से मानो साकी का ये सारा इमोशन वहीं खत्म हो गया। एंड इसके बाद हमें फ्राइडे 30 अक्टूबर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूता के
क्लासमेट्स के कन्वर्सेशन से साफ है कि सभी आने वाले हैलोवीन के लिए काफी एक्साइटेड हैं। एंड अभी यूता नॉर्मली इन सब की बातें सुन ही रहा था कि तभी सिंजो इसके पास आया और वो अभी यूता से कुछ बात करना चाहता है। बट आज से पहले कभी भी यूता ने सिंजो को इतने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ नहीं देखा था, इसलिए उसे भी समझ आ रहा है कि ये कन्वर्सेशन कुछ तो सीरियस होने वाला है। जिसके बाद अभी सिंजो और यूता बालकनी में बातें कर रहे हैं, जहाँ सिंजो ने यूता से कहा कि सिंस मेरी क्लास हैलोवीन के लिए पार्टी होल्ड करने वाली है, इसलिए उस पार्टी के बाद मैं साकी के साथ भी पार्टी में जाना चाहता हूँ। और हालांकि यूता को पता है कि उस दिन पार्ट टाइम जॉब की वजह से साकी सिंजो के साथ कहीं भी नहीं जा पाएगी, बट अभी वो ऐसे बिहेव कर रहा है मानो उसे इस चीज के बारे में जरा भी आइडिया नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी को भी साकी के पार्ट टाइम जॉब के बारे में कुछ भी पता चले। एंड अभी यूता ये सब सोच ही रहा था, सिंजो ने तभी उससे कहा कि साकी के साथ कहीं जाने से पहले मैं जानना चाहता हूँ तुम साकी को लाइक करते हो, है ना। एंड सिंजो का ये क्वेश्चन सुनते ही मानो यूता के आसपास का सारा नॉइज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एंड अभी सिंजो का एक्सप्रेशन देखकर ये साफ है कि वो मजाक तो बिल्कुल नहीं कर रहा और वो सच में इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता है। और हाँ, सिंजो यूता से साकी के लिए उसकी फीलिंग्स के बारे में एज अ सिस्टर बिल्कुल नहीं पूछ रहा है। एंड ये जानने के बाद यूता भी सिंजो से जानना चाहता है कि ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे दूं तो तुम्हें इससे क्या मिलेगा और इस आंसर का तुम करोगे क्या। जिसका सिंजो ने जवाब दिया कि ये तो तुम्हारे आंसर पर डिपेंड करता है। और हाँ, सिंजो के एक्सप्रेशन से पूरी तरह से साफ है कि वो यूता से सच में इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता है। हालांकि यूता और साकी ने कभी भी अपने फीलिंग के बारे में कभी डिस्कस ही नहीं किया है। एंड यूता को भी बिल्कुल नहीं पता कि इन दोनों के बीच या रोमांटिक फीलिंग है या फिर एक नॉर्मल सिबलिंग की फीलिंग। एंड यूता के मन में ये भी चल रहा है कि क्या अभी उसे सिंजो से कह देना चाहिए कि हाँ मैं साकी को लाइक करता हूँ या फिर नहीं। एंड यूता के मन में ये भी चल रहा है कि क्या साकी के लिए अपनी फीलिंग को कन्फेस करना अभी जरूरी है। और उसे ये भी नहीं पता कि साकी उसके बारे में आखिर क्या सोचती है, बट अभी ये चीज तो पता चल नहीं सकती, इसलिए यूता साकी के लिए अपने फीलिंग्स के बारे में सोच रहा है कि आखिर वो साकी के लिए क्या फील करता है। इसलिए यूता ने एक बार के लिए ये इमेजिन किया, चलो मान लो कि अगर मैंने जो भी आंसर दिया उसके हिसाब से सिंजो साकी को अप्रोच करेगा और उसे डेट के लिए इनवाइट करेगा, तो क्या मैं इस चीज से खुश रहूंगा। तो सिंजो ने साकी को डेट के लिए इनवाइट किया और ये दोनों साथ में नॉर्मली वॉक कर रहे हैं। और क्या मैं साकी को लाइक करता हूँ या फिर नहीं। बट यार सच्चाई ये है, यूता को साकी के लिए अपनी फीलिंग के बारे में शायद अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है और अभी भी वो कंफ्यूज है कि साकी के लिए उसकी फीलिंग रोमांटिक फीलिंग है या फिर एक नॉर्मल सिबलिंग वाली फीलिंग। एंड ये सब सोचने के बाद यूता ने फाइनली सिंजो से कहा, सिंजो मुझे तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि जो भी मैं आंसर देने वाला हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है और इसमें साकी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जिसके बाद यूता ने आगे कंटिन्यू किया, मेरा और साकी का जो रिलेशनशिप है इसे एक्सप्लेन कर पाना शायद वर्ड्स में काफी टफ है। एंड यूता क्या कहना चाह रहा है सिंजो को अच्छे समझ नहीं आ रहा है, बट स्टिल वो अभी भी यूता की सारी बातें सुन रहा है। जिसके बाद यूता का ये भी कहना है कि भले ही आगे चलकर मुझे और साकी को रियलाइज हो कि हम दोनों एक दूसरे की तरफ रोमांटिकली अट्रैक्टेड हैं, बट फिर भी ये चीज हम पब्लिकली सबको बता नहीं पाएंगे क्योंकि हम दोनों एट द एंड सिबलिंग्स हैं, ना कि लवर्स। और वैसे भी साकी मुझे अभी अपना बॉयफ्रेंड नहीं मानती है। ये सारी चीजें कहने के साथ साथ यूता को ये भी रियलाइज हो रहा है कि अगर उसने सिंजो को सब चीज क्लियरली अच्छे से नहीं समझाया तो शायद वो सिंजो और साकी को साथ में टाइम स्पेंड करने से रोक नहीं पाएगा। जिसके बाद यूता ने फाइनली सिंजो से कहा कि हाँ मैं साकी को लाइक करता हूँ, तो क्या ये आंसर तुम्हारे लिए काफी है। एंड सिंजो के क्वेश्चन का ये आंसर देने के बाद यूता एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब सिंजो कभी भी साकी की तरफ जाएगा ही नहीं। एंड ये थॉट मन में आते ही यूता को अब ये रियलाइज हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं साकी के साथ रिलेशनशिप में आना तो चाह रहा है। एंड साथ ही अब यूता के मन में ये भी चल रहा है कि ये आंसर सुनने के बाद सिंजो आखिर कैसे रिएक्ट करेगा। और सिंस आज से पहले उसने कभी भी लव राइवलरी फेस नहीं की है, इसलिए उसे सिंजो के इमोशंस के बारे में जरा भी आइडिया नहीं है। बट यूता ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये आंसर सुनने के बाद सिंजो अभी भी काफी शांत रहेगा और उसे लग रहा है कि शायद सिंजो ने यही आंसर एक्सपेक्ट किया था। जिसके बाद सिंजो यूता को थैंक यू कहने के बाद यहाँ से चला गया। और वहीं यूता को ये भी रियलाइज हो चुका है कि साकी के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के बाद अब वो पहले से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। एंड क्लासरूम में फिर से वापस आने के बाद मारू यूता से जानना चाह रहा है कि आखिर तुम दोनों किस बारे में बातें कर रहे थे। इसका यूता ने जवाब दिया कि हम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बट हाँ हमने हर एक चीज क्लियर कर लिया है। और हालांकि मारू यूता के इस आंसर से बिल्कुल कन्विंस नहीं है, बट स्टिल उसने यूता से आगे कुछ भी नहीं पूछा। जिसके बाद यूता अब मारू से जानना चाह रहा है कि क्या हैलोवीन के लिए उसका कोई प्लान है। एंड यूता के पूछने पर मारू ने उसे बताया वो कैरियोके पार्टी में जाने वाला है, बट हाँ सिंस यूता का उस दिन पार्ट टाइम जॉब है तो जाहिर है कि वो इस पार्टी को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। और हाँ यूता के मन में ये भी चल रहा है कि अभी जो भी बातें हुई सिंजो उस बारे में साकी को कुछ भी न बताए और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि स्कूल में इन दोनों के बारे में किसी भी तरह का र्यूमर फैले। और साथ ही वो ये भी नहीं चाहता कि हैलोवीन के दिन उसे साकी के साथ कोई भी स्कूल का देखे, क्योंकि हैलोवीन काफी क्राउडेड होने वाला है। एंड नाउ स्कूल खत्म होने के बाद जब यूता घर वापस जा रहा था उसने रियलाइज किया कि भले ही हैलोवीन कल है बट स्टिल लोगों ने आज से ही कॉस्ट्यूम पहनना स्टार्ट कर दिया है। एंड चारों तरफ काफी क्राउड भी है जिन्होंने डिफरेंट टाइप का कॉस्ट्यूम्स पहना है। जैसे यूता ने बुक स्टोर में एंटर किया वो यहाँ भी लोगों को हैलोवीन कॉस्ट्यूम में देख रहा है। हालांकि उसने खुद को इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर कर लिया था, बट थोड़ी देर बाद बुक स्टोर के मैनेजर ने उसे हैलोवीन पे पहनने के लिए क्राउन दिया। और सिंस यूता के अलावा सभी ने इस कैप को पहना है इसलिए चाहे यूता को अच्छा लगे या फिर न लगे उसे कम से कम 2 दिन के लिए इस कैप को पहनना ही होगा। एंड इसके बाद जब यूता वापस स्टोर रूम में गया उसने देखा सियोरी और साकी ये दोनों ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं। एंड साकी को देखकर यूता को जो भी सिंजो से बातें हुई वो सारी बातें याद आ रही हैं और यूता ने ऑलरेडी अपने मन
में साकी को एज अ लवर मानना स्टार्ट कर दिया है और वो सारी बातें सोचकर उसका दिल सच में काफी जोरों से धड़क रहा है। अभी यूता ये सब सोच ही रहा था कि तभी सियोरी ने उसे ये कहते हुए डिस्टर्ब कर दिया, मेरे जूनियर तुम आज काफी लेट हो चुके हो। और ये सुनकर अभी यूता थोड़ा घबरा ही रहा था कि तभी साकी ने उसे इन्फॉर्म किया सियोरी सिर्फ और सिर्फ तुमसे मजाक कर रही है और तुम पूरी तरह से टाइम पर हो, बल्कि तुम 5 मिनट पहले ही आ चुके हो। एंड इसके बाद हमेशा की तरह सियोरी यूता को टीच कर रही है और सिंस कल हैलोवीन है इसलिए वो एक ज़ॉम्बी की तरह एक्ट करते हुए यूता से कैंडी भी डिमांड कर रही है और उसका कहना है कि अगर तुम मुझे कैंडी नहीं दोगे तो मैं फिर से तुम्हें परेशान करूंगी। और सिंस ये सारी बातें सुनने के बाद यूता का कहना है कि वैसे भी मुझे ऐसा कोई फेस्टिवल बिल्कुल पसंद नहीं है जिसमें ज़ॉम्बी मुझ पर अटैक करें। एंड जाहिर है उसकी ये बात सुनकर सियोरी का कहना है कि ठीक है, अगर तुम मुझे कैंडी नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी बहन को परेशान करूंगी। और ये कहने के बाद सियोरी ने साकी को टिकल करना स्टार्ट कर दिया और जाहिर है कि अब यूता के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसने सियोरी से कहा कि ठीक है तुम बस करो, मैं कैंडी चाहिए ना। एंड यूता की ये बात सुनकर फाइनली सियोरी भी रुक गई और उसने कहा कि अगली बार जब भी तुम मुझे अपनी बहन के साथ देखना तुम मुझे कैंडी के साथ ट्रीट जरूर करना। एंड ये सारी बातें सुनने के बाद यूता ने सियोरी से प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं कल तुम्हारे लिए कैंडी जरूर लाऊंगा। एंड ऐसे थोड़ी देर और बातें करने के बाद सिंस उनका ब्रेक टाइम भी खत्म हो गया इसलिए सभी वापस अपने काम पर चले गए। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है और सिंस आज हैलोवीन है इसलिए सभी माया के सीट के पास इकट्ठा होकर हैलोवीन पार्टी के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। और वहीं फिर से आखिरी बार माया ने साकी से कंफर्म किया कि क्या सच में वो हैलोवीन पार्टी में नहीं आ रही है, बट सिंस आज साकी का पार्ट टाइम जॉब है इसलिए चाह कर भी वो इस हैलोवीन पार्टी को ज्वाइन नहीं कर पाएगी। और सिंस आज हैलोवीन है इसलिए साकी के मन में ये भी चल रहा है कि अगर यूता उसके सामने हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहन कर आए तो शायद उसे काफी अच्छा लगेगा। और साथ ही साकी यूता के साथ हर एक मूवमेंट को प्रेजर करके रखना चाहती है। एंड फाइनली स्कूल खत्म होने के बाद हमें साकी के पार्ट टाइम जॉब का सीन दिखाया जाता है जहाँ तुम्हें याद ही होगा सियोरी के कहने पर यूता ने उसके लिए कल कैंडी लाने का प्रॉमिस किया। एंड ये सुनकर साकी भी सोच रही है कि क्या अगर मैं भी यूता को ट्रिक और ट्रीट कहूंगी तो मेरे लिए कैंडी लाएगा। और ये सब सोचते हुए फाइनली इनका ब्रेक भी खत्म हो गया। एंड यूता के यहाँ से जाने के बाद सियोरी ने फिर से साकी से कंफर्म किया कि क्या कल वो हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहनेगी। और सियोरी चाहती है कि हैलोवीन के दिन साकी कैट ईयर पहने और उसका ये भी कहना है साकी मैं कैट ईयर के साथ देखकर मेरी आंखों को सच में काफी सुकून मिलेगा। और ये सब कहते हुए सियोरी ने साकी को हैलोवीन पार्टी ज्वाइन करने का भी ऑफर दिया, बट हाँ सिंस अभी साकी माइनर है इसलिए वो ऐसे पार्टी में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो सकती जिसमें अल्कोहल हो। और उसके ये कहने पर सियोरी ने साकी को यकीन दिलाया सिंस उस पार्टी में कुछ माइनर्स आ रहे हैं इसलिए वहाँ अल्कोहल पीना है या फिर नहीं इसका भी ऑप्शन है। और साथ ही सिंस हमारे साथ कूडोस एमपी भी हैं इसलिए जाहिर है कि वहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। एंड सियोरी को पता है उसके ये सारी चीजें कहने के बावजूद भी साकी इस पार्टी को बिल्कुल ज्वाइन नहीं करेगी, इसलिए उसका ये भी कहना है कि अगर तुम पार्टी में आओगी तो तुम्हें मेकअप के बारे में ज्यादा चीजें सीखने को मिलेगी जो कि एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं होगा। और ऐसे साकी मेकअप और कॉस्मेटिक में काफी इंटरेस्टेड है इसलिए ये सुनने के बाद हैलोवीन पार्टी ज्वाइन करने का उसका थोड़ा तो दिल कर रहा है। और साथ ही सियोरी साकी को कन्विंस करने के लिए उस पार्टी में होने वाली गर्ल्स टॉक के बारे में बता रही है। जाहिर है कि साकी ने कभी भी लड़कियों के ग्रुप से बातें नहीं की हैं इसलिए उसे गर्ल्स टॉक के बारे में जरा भी आइडिया नहीं है। एंड सियोरी की सारी बातें सुनकर तो इस पार्टी में जाने के लिए काफी इंटरेस्टेड है, बट उसका ये भी कहना है चाहे तुम कुछ भी कहो मैं इस पार्टी में बिल्कुल नहीं जा सकती क्योंकि मेरे न होने की वजह से मेरे पेरेंट्स को मेरी काफी चिंता होगी। एंड साकी की ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी सियोरी उसे कन्विंस करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फाइनली साकी घर पहुंच चुकी है। एंड नहाने के बाद अभी वो सोने ही वाली थी कि उसे ग्रेड स्कूल का हैलोवीन इंसिडेंट याद आया जो उसकी मदर ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो इस बार घर पर हैलोवीन पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, बट उनके काम की वजह से साकी और उसके पेरेंट्स हैलोवीन पार्टी सेलिब्रेट नहीं कर पाए। और भले ही साकी घर पर अकेले होने की वजह से काफी लोनली फील कर रही थी, बट स्टिल वो अपने इमेजिनेशन में अपने फैमिली के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। हालांकि उसे पता था कि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन है ना कि रियलिटी, बट स्टिल ये सारी चीजें सोचकर साकी उस दिन सच में काफी खुश थी। और ये सब सोचते हुए साकी फाइनली सो गई और सुबह जब उसकी आंखें खुली उसे फील हो रहा है कि उसे कोई तो सेक कर रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि उसकी मदर है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन फाइनली हैलोवीन डे का दिखाया जाता है और सिंस आज स्कूल की छुट्टी है इसलिए यूता थोड़ा लेट उठा और जब वो अपने पार्ट टाइम जॉब की तरफ जा रहा था आसपास का क्राउड देखकर उसे समझ आ रहा है कि आज लोग उसे सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट्यूम में ही दिखने वाले हैं। एंड फाइनली जब वो बुक स्टोर में पहुंचा उसने देखा कि यहाँ भी 30% से ज्यादा लोग हैलोवीन कॉस्ट्यूम में हैं और आज क्राउड पहले से कुछ ज्यादा ही है। और जितना यूता ने सोचा था आज का दिन उसके लिए काफी हेक्टिक है। और सच में सिंस इस बार हैलोवीन वीक डे पर पड़ा है इसलिए आज हमेशा की कंपैरिजन क्राउड कुछ ज्यादा ही है। एंड क्राउड की वजह से इनके ऊपर वर्कलोड भी कुछ ज्यादा है। एंड इस चीज की वजह से शायद थोड़ा ही सही यूता मारू से थोड़ा जेलस फील कर रहा है क्योंकि आज यूता को सिर्फ और सिर्फ बुक स्टोर पर काम ही नहीं करना पड़ा बल्कि बुक स्टोर के बाहर किसी ने ड्रिंक करने के बाद वॉमिट कर दिया था और शायद यूता के अलावा इस काम के लिए कोई और फ्री नहीं था इसलिए यूता को ही इस वॉमिट को क्लीन भी करना पड़ा। और वैसे तो यूता किसी को पार्टी करते हुए देखकर ज्यादा जेलस नहीं होता है, बट क्लीनिंग करते टाइम जब उसने कपल्स को साथ में टाइम स्पेंड करते हुए देखा उसे लग रहा है शायद कपल्स के लिए हैलोवीन टाइम स्पेंड करने का एक अच्छा मौका है। और हाँ, जिन कपल्स को देखकर यूता ये सब चीजें सोच रहा है अभी वो काफी पैशनेट किस कर रहे हैं और अभी ये दोनों किस कर ही रहे थे कि तभी इनके पास सिविल कॉस्ट्यूम में एक लड़की आई और अभी वो इन दोनों को किस करते हुए देख रही है। हालांकि ये दोनों कपल्स को ये चीज रियलाइज नहीं हो पा रहा है, बट जैसे इस लड़की ने इनके तरफ आवाज लगाई ये
दोनों तुरंत पीछे हट गए। बट ये लड़की जिसने अभी इविल का कॉस्ट्यूम पहना है ये इनसे जानना चाह रही है कि ऐसा पब्लिक में किस करना इनकी फैंटेसी है या फिर आज हैलोवीन है इसलिए ऐसा हो रहा है। बट ये कपल इस क्वेश्चन का आंसर न देते हुए तुरंत यहाँ से चले गए। एंड ये सब होने के बाद जब यूता की नजर इस डेविल से मिली उसके अपीयरेंस को देखने के बाद यूता को रियलाइज हो रहा है ये इंसान कोई और नहीं बल्कि वही प्रोफेसर है जिसके बारे में साकी बातें कर रही थी। एंड यूता पूरी तरह से सही है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर कूडो है। और अभी यूता ये सब सोच ही रहा था कि तभी प्रोफेसर कूडो उसके पास आई एंड उन्हें इतने करीब देखकर उन्हें घूरने के लिए यूता उनसे माफी मांग रहा है। बट उनका कहना है कि माफी मांगने की जरा भी जरूरत नहीं है, काफी न्यू एक्सपीरियंस शायद घूरने से ही पता चलती है। और अभी प्रोफेसर कूडो पब्लिक में उस कपल के किस से रिलेटेड यूता का ओपिनियन जानना चाह रही है। एंड उनके पूछने पर यूता का कहना है मैं सच में उन्हें देखकर काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। एंड यूता की ये बात सुनकर प्रोफेसर कूडो का कहना है कि मेरे ये क्वेश्चन पूछने से पहले ही तुमने खुद को उस सिचुएशन में लगता है इमेजिन कर लिया था, इसलिए तुरंत तुमने आंसर भी दिया। एंड मुझे लगता है कि जब तुमने खुद को उस सिचुएशन में इमेजिन किया शायद उस चीज से तुम काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहे हो। एंड ये सब सुनकर यूता के भी मन में चल रहा है कि भले ही ये औरत काफी अजीब दिख रही है बट इसने तुरंत मेरे मन में जो चल रहा था उसे सही गेस किया। एंड ये सारी बातें करने के बाद प्रोफेसर कूडो यूता से जानना चाह रही है कि क्या तुम मुझे जानते हो। और यार भले ही यूता नहीं जानता है बट उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये चीज वो कैसे एक्सप्लेन करे। एंड अभी यूता ये सब सोच ही रहा था कि तभी प्रोफेसर कूडो ने कहा कि सिंस तुम इस बुक स्टोर में काम करते हो तो जाहिर है कि तुम सियोरी के जूनियर हो, तो क्या तुम्हारा नाम यूता है। और अपना नाम सुनकर यूता सच में काफी सरप्राइज्ड है। जिसके बाद प्रोफेसर कूडो ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। एंड थोड़ी देर बात करने के बाद अभी प्रोफेसर कूडो वहाँ से जा ही रही थी कि तभी वो तुरंत रुक गई। और उनका कहना है कि यहाँ से जाने से पहले क्यों ना मैं एक डेविल की तरह एक्ट करूं और तुम्हारे ऊपर एक कर्स छोड़ूं। एंड ये कहने के तुरंत बाद प्रोफेसर कूडो ने फिर से ह्यूमंस के रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में यूता से बातें करना स्टार्ट कर दिया। और देखा जाए तो ये सारी चीजें काफी एम्बैरेसिंग है, इसलिए यूता के लिए ये सारी बातें एक तरह से कर्स ही हैं। और अभी यूता प्रोफेसर कूडो को बाय करने के लिए पीछे मुड़ने ही वाला था कि उन्होंने कहा सिंस मैं आज डेविल बनी हूँ इसलिए मैं तुम्हें ऐसा कर्स देती हूँ जिससे तुम मंकी बन जाओगे। और सिंस यूता आज काफी बिजी है इसलिए वो प्रोफेसर कूडो के इस जोक में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। बट जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसने देखा प्रोफेसर कूडो यहाँ से जा चुकी हैं और शायद उन्हें जो कहना था उन्होंने कह दिया है। एंड ये चीज देखकर यूता फिर से सोच रहा है कि क्या वो सच में डेविल है, क्योंकि इतना अचानक से गायब होना किसी नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल तो नहीं है। और कुछ घंटे और काम करने के बाद फाइनली यूता का शिफ्ट खत्म हो चुका है। और जब वो चेंज करने के बाद ऑफिस में गया उसके मैनेजर ने उसे हैलोवीन पर हेल्प करने के लिए थैंक यू कहते हुए चॉकलेट बैग दिया। एंड यूता के चॉकलेट रिसीव करने के थोड़ी देर बाद शाकी और सियोरी इन दोनों का भी शिफ्ट खत्म हो चुका है और मैनेजर की तरफ से इन दोनों को भी चॉकलेट बैग मिला। और जब बातें करते हुए यूता ने सियोरी को बताया मैं आज तुम्हारे प्रोफेसर से मिला था। ये सुनकर सच में उसे यूता की काफी चिंता हो रही है और वो जानना चाह रही है कि क्या तुम ठीक हो ना। एंड सियोरी को कंफर्म करने के बाद कि हाँ वो ठीक है। यूता जब चेंज करने के बाद वापस आया उसने देखा जहाँ साकी ने नॉर्मल ड्रेसअप किया है वहीं सियोरी ने एक विच का कॉस्ट्यूम पहना है, क्योंकि अभी वो थोड़ी देर में अपने फ्रेंड्स के साथ हैलोवीन पार्टी में जाने वाली है। एंड ये कॉस्ट्यूम सियोरी पर सच में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। और अभी यूता ये सब सोच ही रहा था कि तभी सियोरी ने भी उससे पूछा कि आखिर मैं इस कॉस्ट्यूम में कैसी लग रही हूँ। एंड उसके पूछने पर बिना किसी हिचकिचाहट के यूता ने अपने दिल में चल रही हर एक बात सियोरी को बताया। एंड ये सब सुनकर सियोरी सच में काफी खुश है और उसका कहना है कि हालांकि तुम्हारे हिसाब से इस कॉस्ट्यूम में मैं अच्छी लग रही हूँ बट मुझे पता है तुम साकी को भी हैलोवीन कॉस्ट्यूम में देखना चाहते हो। सियोरी की ये बात सुनते ही तुरंत यूता ने कहा मैं इस चीज से इनकार तो नहीं कर सकता बट मुझे पता है साकी कभी भी कॉस्ट्यूम बिल्कुल नहीं पहनेगी। और सिंस साकी भी इन दोनों के बगल में बैठी हुई है और इनकी सारी कन्वर्सेशन को सुन रही है इसलिए उसने भी तुरंत कहा कि हाँ यूता पूरी तरह से सही है, मैं कभी भी ऐसा कॉस्ट्यूम नहीं पहनूंगी। एंड थोड़ी देर और ये सब बातें करने के बाद अभी सियोरी यहाँ से जा ही रही थी कि तभी यूता ने उसे रोकते हुए उसके हाथ में एक चॉकलेट बैग दिया और इसमें और चॉकलेट है, क्योंकि यूता को पता है सियोरी अपने फ्रेंड्स के साथ कैरियोके में जाएगी और वहाँ उसका गला खराब हो सकता है, ये कैंडी उसके काम आएंगी। एंड ये सब जानकर सियोरी सच में काफी खुश है। एंड सियोरी के यहाँ से जाने के बाद जब फाइनली साकी और यूता दोनों साथ में घर जा ही रहे थे कि तभी यूता ने साकी को रोकते हुए उसके हाथ में चॉकलेट बैग दिया। एंड ये चॉकलेट रिसीव करके साकी थोड़ी तो मायूस है क्योंकि वो यूता के लिए आज हैलोवीन के लिए कुछ भी नहीं लाई। बट यूता का कहना है कि ये चॉकलेट कुछ स्पेशल नहीं है बल्कि अब तक तुमने जो भी मेरी मदद की है उसके लिए थैंक यू की तरह है। एंड नाउ जब ये दोनों घर वापस जा रहे थे रास्ते में सच में बहुत ज्यादा क्राउड है। एंड सबने डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट्यूम पहना है। एंड इतना क्राउड होने की वजह से साकी यूता के काफी करीब है, इतनी यूता उसका सॉफ्ट टच फील कर पा रहा है और उसे रियलाइज हो रहा है साकी के इतने करीब आए हुए उसे काफी टाइम हो चुका है। और वो आज साकी के साथ इस तरह से घर जाने की वजह से सच में काफी खुश है। और इतना ज्यादा क्राउड होने की वजह से अभी इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ा है, लेकिन जैसे जैसे दोनों घर के करीब आ रहे हैं क्राउड कम हो रहा है और स्ट्रीट लाइट्स भी कम हो रही हैं। और सिंस ये दोनों घर के काफी करीब आ चुके हैं इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ भी छोड़ दिया। एंड यूता का कहना है कि शायद अगर हम दोनों ने कॉस्ट्यूम पहना होता हम पर लोगों की कम नजर पड़ती। एंड इस चीज से साकी भी एग्री कर रही है। एंड ये सब चीजें कहने के बावजूद भी यूता के मन में लगातार यही चल रहा है कि क्या कभी भी एज अ लवर हम दोनों बिना दुनिया के बारे में सोचे एक दूसरे का जब भी दिल करे हाथ पकड़ सकते हैं। और हालांकि फिर से साकी और यूता एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहते हैं बट ये दोनों इतना हिम्मत इकट्ठा नहीं कर पाए एक बार फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए कह सके। एंड ये सब सोचते हुए फाइनली ये दोनों अपने अपार्टमेंट पहुंच गए और घर पहुंचने पर दोनों ये देखकर काफी सरप्राइज्ड हैं कि घर पर अभी कोई नहीं है। थोड़ी देर बाद इन्हें यूता के फादर का एक लेटर
लेटर मिला जिसमें लिखा है कि वो साकी के मदर से उनके जॉब पर मिलने जा रहे हैं, जिसका मतलब साफ है कि अब यूता और साकी दोनों घर में अकेले हैं और सिंस इनके पेरेंट्स आज जल्दी आने वाले नहीं हैं, इसलिए इन्हें खुद आज डिनर बनाना होगा। एंड थोड़ी देर डिस्कशन के बाद साकी ने फाइनली डिनर प्रिपेयर किया, जिसके लिए यूता सच में काफी थैंकफुल है। बट हमेशा की तरह साकी का यही कहना है कि मैंने डिनर प्रिपेयर करके कुछ खास नहीं किया, बल्कि मुझे जो आता है मैं सिर्फ वही कर रही हूँ। और हाँ, अपनी इतनी तारीफ सुनकर साकी सच में काफी खुश है और थोड़ी एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी साकी ने अपने बैग से एक बॉक्स निकाला और शायद ये यूता के लिए हैलोवीन गिफ्ट है। और जब यूता ने इस बॉक्स को ओपन किया, इसमें एक एलईडी कैंडल लाइट है। एंड इस एलईडी लाइट को ऑन करने के बाद और इसे थोड़ी देर देखने पर साकी को अपनी पास्ट मेमोरीज भी याद आ रही हैं। और उसने यूता को बताया, सिंस मेरी मॉम अपने जॉब में हमेशा बिजी रहती थी, इसलिए हैलोवीन पर मुझे अकेले टाइम स्पेंड करना पड़ता था। और ऐसा ही गिफ्ट मेरी मॉम ने भी मुझे एक बार दिया था, बट हाँ, उसमें एलईडी लाइट की जगह एक रियल कैंडल था। और जब मैंने उस कैंडल को जलाया, थोड़ी देर उसे देखने के बाद मुझे नींद आ गई। एंड उस दिन मुझे मेरी मॉम से डांट भी पड़ी थी। इसीलिए जब मैंने इस लाइट को देखा, मुझे ऐसा लगा मानो मैं घर लौट आई हूँ। और जहाँ बचपन में मुझे हमेशा हैलोवीन अकेले स्पेंड करना पड़ता था, वहीं इस बार मैं खुश हूँ कि ये हैलोवीन मैं तुम्हारे साथ स्पेंड कर रही हूँ। और साकी की ये सारी बातें सुनते हुए जब यूता ने उसकी आंखों में देखा, साकी की आंखें ग्लिटर कर रही हैं और उसकी ये ग्लिटरिंग आईज देखकर यूता सच में खुद को संभाल नहीं पा रहा है और वो साकी के और करीब रहना चाहता है। और धीमे धीमे यूता साकी के करीब जा रहा है। साकी की तरफ से भी यूता के लिए सेम ऐसा ही रिस्पॉन्स है। और अभी यूता का राइट हैंड साकी के चीक पर है और सॉफ्टली यूता साकी का हेयर रब कर रहा है। और उसका कहना है कि तुम्हारे बाल सच में काफी सुंदर दिख रहे हैं, हालांकि ये पहले से छोटे हो चुके हैं। ये सारी बातें करते हुए अभी ये दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे हैं। और थोड़ी ही देर बाद साकी ने अपनी आंखें बंद कर ली। इससे पहले कि यूता रियलाइज कर पाता, उसकी भी आंखें बंद हो गई और वो एक सॉफ्ट सेंसेशन फील कर पा रहा है। एंड उसे फाइनली रियलाइज हुआ कि अभी उसने साकी को किस किया है। और ये किस एक छोटी बहन के तौर पर नहीं, बल्कि कह सकते हैं रियल आया से साकी के लिए है। एंड थोड़ी देर बाद ये रियलाइज करते ही दोनों तुरंत पीछे हट गए। और इनका कहना है कि हो सकता है इस एलईडी लाइट में ही कुछ जादू है, जिसकी वजह से ये चीज हुआ। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है आज जो कुछ भी हुआ, साकी उसके बारे में अपने डायरी में लिख रही है। और इस किस के बारे में लिखते हुए वो सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है। एंड इसी के साथ डेज विद माय स्टेप सिस्टर वॉल्यूम 5 एंड हो गया। बाकी वॉल्यूम 6 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।